वेलकम टू जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 एपिसोड 1। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, जॉबलेस रीइंकार्नेशन बाकी सारे एनिमेज की तरह किसी मांगा पर नहीं बल्कि अपने लाइट नॉवल पर बेस्ड है। और सिंस लाइट नॉवल में हमें 1 से 2 ही इमेजेस देखने को मिलता है एंड बाकी सारे इमोशंस, एक्शन, हर एक चीज टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है। इसलिए तुम्हें इस वीडियो में जो भी इमेजेस देखने को मिलेगा वो सीजन 1 और 2 का ही रहेगा। बाकी स्टोरी सीजन 2 जहाँ एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुई है। और अब जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि रूडी और रॉक्सी की शादी हो चुकी है एंड हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अभी रूडी नींद में था कि तभी उसे काफी स्वीट स्मेल आई और इस स्वीट स्मेल की वजह से उसकी नींद खुल गई। और अपने बगल में रॉक्सी को देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड है और उसे लग रहा है कि उसके बगल में कोई गॉडेस लेटी हुई है। इसलिए इस गॉडेस को थैंक यू कहने के लिए वो हाथ जोड़कर अपने बेड पर बैठ गया। और हालांकि अभी रूम में काफी अंधेरा है बट फिर भी रूडी ब्लैंकेट उठाकर रॉक्सी के कर्व्स देख रहा है। और अभी हमेशा की तरह रूडी रॉक्सी के कर्व्स और फिजिक की काफी तारीफ कर रहा है और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। एंड वो मन ही मन सोच रहा है कि सिंस गॉडेस खुद मेरे पास आई है तो मुझे शायद इस चीज की परमिशन है एंड मुझे ऊपर वाले ने चूज किया है तो हाँ मुझे इसे छूने का हक है। और हमेशा की तरह अभी रूडी अपने अजीबो गरीब ख्यालों में ही था कि तभी रॉक्सी ने ठंड की वजह से वापस खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। बट जो भी हो, आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से रूडी खुद को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लकी मान रहा है। एंड सिंस अब मॉर्निंग हो चुकी है इसलिए ये दोनों ज्यादा देर तक यहाँ रह भी नहीं सकते, इसलिए रूडी ने तुरंत रॉक्सी को उठाया। और वहीं जहाँ रॉक्सी उठने के बाद भी थोड़े नींद में है वहीं रूडी अभी भी उसके फिजिक को ही देख रहा है और उसे घूरे जा रहा है। इसलिए रॉक्सी ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और वो जानना चाह रही है क्या कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। जिसका रूडी ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि टीचर सिंस अब सुबह हो चुकी है तो लाइट में मैं आपकी फिजिक को और अच्छे से देखना चाहता हूँ। बट वहीं रॉक्सी के हिसाब से उसकी फिजिक में कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है। बट रॉक्सी के कहने के बावजूद भी रूडी उसे ब्लैंकेट हटाने के लिए फोर्स कर रहा है। इसलिए जाहिर है कि रॉक्सी का कहना है कि आज सुबह सुबह तुम सच में काफी एनर्जेटिक हो। और वहीं रूडी के हिसाब से अब कुछ भी यहाँ पर छुपाने के लिए बचा नहीं है। जिसके बाद स्लोली रॉक्सी ने अपना ब्लैंकेट हटाया एंड फिर से रॉक्सी के फिजिक को देखने के बाद रूडी को लग रहा है कि जो वर्ल्ड भी डार्कनेस से कवर हो चुका था उसमें अब लाइट आ चुकी है। बट सिंस अभी इनके पास काफी और काम है इसलिए वापस से रॉक्सी ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। जिससे जाहिर है कि रूडी थोड़ा निराश है। और अभी रूडी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रॉक्सी ने कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए रूडी को थैंक यू कहा। और साथ ही रॉक्सी के बातों और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि कल रात वो रूडी के स्किल्स से काफी सेटिस्फाइड है। एंड रूडी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि ये स्किल उसने एक रात में ही अचीव किया है बल्कि सालों तक उसने ये स्किल शिल्पी पर यूज किया है। और सिंस रूडी और रॉक्सी ने डिसाइड किया था कि लूसी के बर्थ के बाद ही ये दोनों शादी करेंगे इसलिए आज ये पहली रात थी जब इन दोनों ने साथ में स्पेंड किया है। इसलिए रूडी चाहता था कि ये रात रॉक्सी के लिए मेमोरेबल रहे और वो फुली सेटिस्फाइड रहे। और हुआ भी ऐसा ही। बट रूडी के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चाहे वो कुछ भी करे रॉक्सी हमेशा उससे यही जानना चाह रही थी कि आखिर अब मैं क्या करूँ। और जहाँ रूडी का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस एंजॉय करो एंड बाकी हर एक चीज मैं संभाल लूंगा, वहीं रॉक्सी हर एक चीज के बारे में अच्छे जानना चाह रही है और वो भी इस चीज में अपना स्किल इंप्रूव करना चाहती है। और रूडी को भी इस चीज से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रॉक्सी का अप्रोच इस चीज को लेकर शिल्पी से काफी अलग है। इसलिए रूडी को इस चीज से तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक शिल्पी और रॉक्सी दोनों सेटिस्फाइड हैं। और सिंस अगर दोनों इसी बारे में बातें करते रहे अपने वर्क के लिए लेट हो जाएंगे। इसलिए अभी रॉक्सी ड्रेस अप होने के लिए बेड से उठी बट रूडी की नजरें अभी भी उस पर ही है। और अभी रूडी रॉक्सी को देखते हुए उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी रॉक्सी ने उसका बैग टच करते हुए उससे सॉरी कहा। और वो जानना चाह रही है कल रात मैंने जो तुम्हें स्क्रैच किया था क्या वो हर्ट हो रहा है। एंड रॉक्सी के पूछने पर कल जो कुछ भी हुआ रूडी को हर एक चीज फिर से याद आ रहा है। एंड उसके हिसाब से इन स्क्रैच में कुछ बुराई नहीं है बल्कि ये उसके लिए ऑनर है। एंड जाहिर है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सोचकर रूडी थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है। इसलिए वो खुद को बार बार समझा रहा है कि अभी इस चीज का टाइम नहीं है एंड उसे खुद को कंट्रोल करने की काफी जरूरत है। एंड फाइनली उसने रॉक्सी को बताया कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अभी रॉक्सी के फेस एक्सप्रेशन से भी साफ है कि अभी वो सच में काफी साई फील कर रही है। और अभी ये दोनों इतने करीब हैं कि रूडी को भी समझ आ रहा है कि रॉक्सी चाहती है कि वो उसे किस करे। लेकिन वहीं रूडी को खुद के बारे में इतना तो पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो आगे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने रॉक्सी को याद दिलाया कि शायद अब हमें ड्रेसअप कर लेना चाहिए। जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने ड्रेसअप किया। और सिंस आज रॉक्सी का जॉब का फर्स्ट डे है इसलिए वो चाहती है कि आज वो अच्छी दिखे और साथ ही वो अपने फर्स्ट डे ऑफ जॉब के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। और जहाँ रूडी का यूनिवर्सिटी में एज अ 3rd ईयर स्टूडेंट फर्स्ट डे है वहीं रॉक्सी का भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है बट एज अ टीचर। एंड इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब रॉक्सी ने रूडी से यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए पूछा था क्योंकि रॉक्सी के पास आजकल काफी टाइम रहता है इसलिए वो अपना टाइम काफी अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती है। और वहीं हालांकि अब रूडी के पास लेफ्ट हैंड नहीं है इसलिए रॉक्सी हमेशा उसे ड्रेसअप करने और मील खाने में हेल्प करती है। बट ऐसा नहीं है बिना रॉक्सी के रूडी अपना ये सारा काम नहीं कर सकता। इसलिए उसका मानना है कि अगर मैंने रॉक्सी को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ घर पर रखा तो ये सबके लिए काफी बुरा होगा क्योंकि रॉक्सी सच में एक काफी अच्छी टीचर है और अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगी तो इससे सबको काफी हेल्प होगा। एंड जाहिर है कि ये सारी चीजें सोचने के बाद फाइनली रूडी ने भी रॉक्सी को यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक ज्वाइन करने के लिए कहा। एंड इस चीज से रॉक्सी भी काफी खुश है बट अपना तारीफ सुनकर वो थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। एंड फाइनली जब रूडी ने रॉक्सी से कहा कि चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वाइस प्रिंसिपल जीनियस के पास चलते हैं एंड ये सुनकर रॉक्सी काफी सरप्राइज
सरप्राइज्ड है, इसलिए रूडी उससे जानना चाह रहा है कि क्या तुम वाइस प्रिंसिपल को जानती हो। एंड उसके पूछने पर रॉक्सी ने बताया प्रोफेसर जीनियस मेरे मास्टर थे। एंड रॉक्सी ने ये भी बताया कि मैं जब लास्ट टाइम इनसे मिली थी मैंने उन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें कही, लेकिन हाँ उस टाइम मैं काफी यंग थी एंड मुझे गुस्सा भी जल्दी आ जाता था। एंड रॉक्सी की ये सारी बातें सुनकर रूडी उसे समझा रहा है और उसका कहना है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो क्योंकि वो सारी बातें अब बीत चुकी हैं। लेकिन रॉक्सी को भी डर है कि कहीं प्रोफेसर जीनियस अभी भी पास्ट को लेकर उस पर गुस्सा न हो। एंड रूडी के फिर से समझाने के बाद फाइनली ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक पहुंचे और हमेशा की तरह जीनियस अभी भी पेपर वर्क में ही बिजी है। और जैसे ही वाइस प्रिंसिपल जीनियस ने रॉक्सी को देखा इनके फेस पर पहले से काफी ज्यादा ऑकवर्ड स्माइल है और अभी डिस्टर्ब करने के लिए रूडी ने इनसे सॉरी भी कहा। और जीनियस चाहे कितनी बिजी रहे, जब भी रूडी को उनकी जरूरत रहती है वो हमेशा इससे बात करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड फाइनली रूम के सोफा पर बैठने के बाद सबसे पहले जीनियस ने रॉक्सी को ग्रीट किया और जब रॉक्सी ने जीनियस को मास्टर जीनियस करके ग्रीट किया, जीनियस का कहना है शायद तुमने कहा था मैं इस टाइटल के लायक नहीं हूँ। एंड जाहिर है कि पास्ट में ये चीज कहने की वजह से रॉक्सी को आज भी गिल्ट है, इसलिए माफी मांगते हुए उसने कहा कि मैं उस टाइम यंग और एरोगेंट थी। और वहीं जीनियस ने भी रॉक्सी से माफी मांगते हुए कहा कि शायद उसमें हम दोनों की गलती थी एंड मुझे भी उस टाइम खुद पर काफी घमंड था। एंड फाइनली अब लगता है कि इन दोनों के बीच में चीजें सही हो चुकी हैं। एंड इसके बाद जीनियस के पूछने पर रॉक्सी ने बताया यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद जब मैंने ट्रेवल किया तब मुझे समझ आया किसी को पढ़ाने में मुझे कितनी खुशी मिलती है एंड उसका रिवॉर्ड क्या होता है, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर बनने के बारे में सोच रही थी। एंड ये सुनकर जीनियस ने रॉक्सी को टीच करते हुए उसे याद दिलाया कि जहाँ तक मुझे याद है एक टाइम पर तुम्हें लगता था कि टीचर्स यूजलेस होते हैं, है ना, बट अब रॉक्सी तुम काफी चेंज हो चुकी हो। और वहीं जहाँ रॉक्सी और जीनियस अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं वहीं रूडी को लग रहा है कि शायद मेरा यहाँ आना रॉक्सी के लिए जरा भी यूजफुल नहीं रहा क्योंकि उसके यहाँ आने न आने से इस इन्वायरमेंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए रूडी को लग रहा है कि शायद अब मुझे इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए। एंड रूडी को ये भी लग रहा है कि शायद रॉक्सी नहीं चाहती कि जीनियस उसके सामने रॉक्सी के कुछ एम्बैरसिंग मोमेंट्स के बारे में कुछ बताए। और यहाँ से निकलकर रूडी डायरेक्टली जेनोबा के लेबोरेटरी में गया और सिंस रूडी ने जेनोबा से कहा था कि वो 2 साल बाद ही लौटेगा, बट 2 साल की जगह वो 6 महीने में ही लौट आया, इसलिए वो जेनोबा को सरप्राइज देना चाहता है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर जेनोबा उसे अचानक से देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। और ये चीज सोचते हुए जैसे ही रूडी ने लेबोरेटरी का दरवाजा खोला और उसने चिल्लाया जेनोबा मैं लौट आया, रूडी ने देखा जेनोबा के गोद में एक मैनिक्विन है और जाहिर है कि रूडी और जेनोबा एक दूसरे को यहाँ पर देखकर पूरी तरह से शॉक्ड है। और बिना एक भी वर्ड कहे रूडी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और रूडी तब तक लेबोरेटरी के बाहर रहा जब तक अंदर से आवाज आना बंद नहीं हो गया। और 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली रूडी ने दरवाजा खोला और उसने चिल्लाया जेनोबा मैं लौट आया। एंड रूडी को भी देखकर जेनोबा भी काफी खुश है और अभी दोनों ऐसे बिहेव कर रहे मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं और रूडी ने कुछ भी नहीं देखा। और हमेशा की तरह जेनोबा इस चीज से काफी सरप्राइज और खुश है कि रूडी ने जिस काम के लिए सोचा था कि उसे 2 साल लग जाएंगे वो उसे 6 महीने में ही कंप्लीट करके वापस आ गया। एंड इतने टाइम बाद लौटने की वजह से रूडी रूम के हर एक चीज को देख रहा है और वो जानना चाह रहा है कि जिंजर और जूली कहाँ हैं। एंड उसके पूछने पर जेनोबा ने उसे बताया कि अभी वो दोनों शॉपिंग करने गए हैं, तो हाँ उन्हें आने में शाम हो जाएगी। और अभी ये दोनों ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी फाइनली जेनोबा ने नोटिस कर ही लिया कि रूडी का लेफ्ट हैंड अब गायब है। एंड उसके पूछने पर रूडी ने उससे बताया कि मैं बैटल में थोड़ा केयरलेस हो गया जिसकी वजह से मुझे अपना हाथ खोना पड़ा। और साथ ही रूडी ने बैटल में जो कुछ भी हुआ हर एक चीज जेनोबा को काफी क्लियरली बताया। और जैसे जैसे रूडी जेनोबा को इस बैटल के बारे में बता रहा है उसे इस बैटल की खुशी होने से ज्यादा पॉल के मौत का दुख हो रहा है और वो सच में अभी काफी डिप्रेस्ड भी फील कर रहा है। और अभी रूडी का फेस एक्सप्रेशन देखकर जेनोबा को भी समझ आ रहा है कि वो भी सच में काफी डिप्रेस्ड फील कर रहा है। एंड जब रूडी ने कहा कि इस बैटल में मैंने सच में काफी चीजें खोई हैं, ये सुनकर जेनोबा ने रूडी के खोए हुए हाथ की तरफ देखते हुए उससे कहा कि मेरे पास मास्टर आपके लिए कुछ है। और ये कहने के बाद जेनोबा ने एक क्ले निकाला एंड इसे देखकर रूडी को समझ नहीं आ रहा है जेनोबा आखिर करना क्या चाहता है। और अभी रूडी ये सोच ही रहा था तभी जेनोबा ने कुछ मंत्र पढ़ा और इसके बाद ही ये क्ले अपना शेप चेंज करने लगा और जैसा जेनोबा चाह रहा है उस शेप में ये क्ले खुद को कन्वर्ट कर पा रहा है। और ये देखकर रूडी भी सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये 6 महीने जब वो यहाँ पे नहीं रहेगा जेनोबा उस डॉल को पूरी तरह से स्टडी करने वाला है। और ये देखकर जेनोबा भी काफी खुश है कि रूडी उसके इस स्किल से काफी इम्प्रेस्ड है और जेनोबा इस चीज से ज्यादा खुश है कि वो इस एबिलिटी की हेल्प से वापस अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके वो डिफरेंट क्ले की चीजें बना सकता है। एंड इसके बाद फाइनली जेनोबा ने इस चीज को रूडी को दिया और वो चाहता है कि रूडी इसे अपने खोए हुए हाथ के जगह पर यूज करे। और जैसे ही जेनोबा के कहने पर रूडी ने इसे अपने लेफ्ट हैंड की जगह पर लगाया ये क्ले रूडी के बॉडी का पार्ट बन गया। और हालांकि ये चीज रूडी के बॉडी से माना ऑब्जर्व कर रहा है बट स्टिल रूडी अब इसे अपने खोए हुए हाथ की जगह पर यूज कर सकता है। एंड इस चीज को थोड़ी देर यूज करने के बाद रूडी भी इस चीज से काफी इम्प्रेस्ड है क्योंकि ये सच में जैसा रूडी चाह रहा है वैसे ही फंक्शन हो रहा है। और हाँ रूडी इस चीज से भी काफी इम्प्रेस्ड है कि वो इस न्यू हैंड से मैजिक भी कर सकता है। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट अगर रूडी को अपने इस न्यू हैंड का पावर इंक्रीज करना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा माना देना होगा। बट हाँ इस न्यू हैंड का स्ट्रेंथ यूज करते टाइम रूडी को थोड़ा ध्यान रखना होगा, नहीं तो इसे ज्यादा माना खिलाने की वजह से रूडी के लिए इस हैंड का स्ट्रेंथ कंट्रोल कर पाना सच में काफी टफ हो जाएगा। एंड थोड़ी देर इस न्यू हैंड की टेस्टिंग करने के बाद जेनोबा ने फाइनली इसे रूडी को दे दिया।
दिया। और हालांकि रूडी इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, पर जेनोबा का कहना है मास्टर आपके और क्लिफ के हेल्प से मैं इससे भी बेटर ग्लव्स बना पाऊंगा, वो भी शायद 6 महीने से भी कम टाइम में। एंड जेनोबा की इस बात से रूडी भी एग्री कर रहा है और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है इस ग्लव्स को उन लोगों को बेचा जाए जिन्होंने बैटल के दौरान अपने आर्म्स या फिर लेग खो दिया है, तो इस चीज की हेल्प से ये सभी उनकी मदद भी कर पाएंगे और साथ ही इस प्रोसेस में ये पैसे भी कमा पाएंगे। एंड ये सारी चीजें सोचने के बाद फाइनली रूडी जेनोबा से जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारे पास इस चीज का कुछ नाम है। बट सिंस जेनोबा इसी चीज का नाम रखने में काफी बुरा है, इसलिए वो चाहता है कि रूडी इस चीज का नाम रखे। एंड इस चीज से रूडी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थोड़ी देर डिफरेंट नेम सोचने के बाद रूडी का कहना है क्यों ना इस चीज में हम जेनोबा और क्लिफ के नाम का थोड़ा इनिशियल्स ऐड करके इसे जारी प्रोस्थेटिक कहें। एंड ये सुनकर जेनोबा का कहना है कि क्या मास्टर आपका नाम इस पे नहीं होना चाहिए। एंड इनकार करते हुए रूडी ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने इसे बनाने में तुम्हारी जरा भी हेल्प नहीं की है। और हालांकि जेनोबा इस चीज से एग्री बिल्कुल नहीं कर रहा है और फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि अब इस चीज का नाम है जेलिक प्रोस्थेटिक प्रोटोटाइप 1। और साथ ही रूडी इस हैंड से रॉक्सी और शिल्पी के मेलन्स प्रेस करने के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड इसके बाद अभी जेनोबा और रूडी इस प्रोटोटाइप में क्या क्या कमियां हैं इस बारे में ही बातें कर रहे हैं। बट सिंस शुरुआत से इनका मेन फोकस ऐसा कोई प्रोटोटाइप या फिर प्रोस्थेटिक बनाने का नहीं था, इसलिए इन दोनों ने डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि अभी के लिए फिलहाल जो इनका मेन मकसद था उस पे ये सब काम करेंगे और उसके साथ साथ साइड में ये दोनों इस प्रोटोटाइप पर भी काम करेंगे। और अभी बातें करते हुए जब रूडी ने जेनोबा को बताया कि अभी मेरी मास्टर इंटरव्यू दे रही है, जैसे उनका इंटरव्यू खत्म होगा मैं सोच रहा हूँ कि सबसे मिल लूं। एंड मास्टर वर्ड सुनकर जेनोबा भी थोड़ा कंफ्यूज ही था कि तभी डोर नॉक हुआ और रॉक्सी ने पूछा कि रूडी क्या तुम अंदर हो। एंड रूडी के कहने पर फाइनली रॉक्सी ने इस लेबोरेटरी में एंटर करते हुए इनसे पूछा कि क्या मेरा यहाँ पर होना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद मुझे नहीं देखना चाहिए। जिसका रूडी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हें जाना अलाउड न हो। और अभी यहाँ रूडी और रॉक्सी बातें कर रहे हैं, वहीं बगल में जेनोबा पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है और वो भी कांप रहा है। और जब ये चीज रूडी ने नोटिस किया, उसने फाइनली जेनोबा को रॉक्सी से इंट्रोड्यूस कराया। और वहीं रॉक्सी ने जेनोबा से कहा कि प्रिंस जेनोबा, आपसे मिलकर मुझे सच में काफी अच्छा लगा और मैं खुश हूँ कि आप हेल्दी और फिट हैं। एंड जब ये कहते हुए रॉक्सी ने अपना सर झुकाया, जेनोबा काफी जोर से चिल्लाने लगा और वो पहले से और ज्यादा कांप रहा है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी, तभी अचानक से वो जमीन पर गिर गया। एंड ये सब चीजें देखकर तुरंत रॉक्सी रूडी के पीछे जाकर छुप गई। और वहीं जेनोबा ने रॉक्सी से माफी मांगते हुए उससे कहा कि आपको फिर से देखकर मुझे सच में काफी अच्छा लगा और मैंने पास्ट में आपके साथ जो भी गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप मेरे मास्टर की मास्टर हैं। और हालांकि रॉक्सी ये सब चीजें देखकर थोड़ा साई फील कर रही है, बट वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जेनोबा ऐसे बिहेव करे, क्योंकि वो एक किंगडम का प्रिंस है। एंड अगर किसी ने उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखा तो लोग उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करेंगे। बट जाहिर है जेनोबा को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और उसका कहना है कि अगर किसी ने भी हमारे बारे में कुछ अजीब बातें की तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और वहीं रूडी भी रॉक्सी को शांत रहने के लिए कह रहा है और वो समझा रहा है कि यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है, बल्कि जेनोबा ऐसा ही है और वो ऐसे बिहेव करता है। बट सिंस ये सारा कन्वर्सेशन कुछ खास मोड़ नहीं ले पा रहा है, इसलिए रूडी ने जेनोबा को वापस खड़े होने के लिए कहा। एंड जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जेनोबा रूडी की हर एक बात मानता है। एंड अभी हुआ भी ऐसा ही। एंड फाइनली अब कन्वर्सेशन स्मूथ हो चुका है। एंड जेनोबा के पूछने पर रॉक्सी ने उसे बताया कि वाइस प्रिंसिपल मास्टर जीनियस को लगता है कि मेरे स्किल्स एज अ मैजिशियन काफी अच्छे हैं, तो शायद हाँ मैं एज अ प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकती हूँ। और ये सुनकर जेनोबा काफी खुश है और उसने सजेस्ट किया कि इस चीज के लिए हमें पार्टी रखनी चाहिए। और वहीं रूडी को ये सुनकर पॉल के लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सारी चीजें याद आ रही हैं, जहाँ पॉल ने रूडी से कहा था कि जब सभी इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम उसे सेलिब्रेट करना। बट सिंस अभी इन सब की लाइफ में काफी चीजें चल रही हैं, इसलिए रूडी का कहना है कि ये सेलिब्रेशन थोड़ा वेट कर सकता है और कुछ टाइम बाद हर एक चीज को हम लोग जरूर सेलिब्रेट करेंगे। और अभी बातें करते हुए जैसे ही रूडी को याद आया कि उसे बाकी सबको भी हाई कहना था और साथ ही सबको रॉक्सी से इंट्रोड्यूस भी कराना था। जिसके बाद फाइनली ये दोनों लेबोरेटरी से बाहर आए, जिसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है अभी रॉक्सी और रूडी कॉरिडोर में वॉक कर ही रहे थे कि वहीं रूडी के हाथ की तरफ देखते हुए रॉक्सी उससे जानना चाह रही है कि क्या ये एक मैजिकल इम्प्लांट है। एंड उसके पूछने पर रूडी ने बताया कि हाँ, इस चीज को जेनोबा ने काफी मेहनत और रिसर्च के बाद बनाया है और ये सच में काफी इंप्रेसिव है। और अभी इस हैंड और बाकी सब चीजों के बारे में बातें करते हुए रूडी का कहना है कि अब इस हैंड की हेल्प से मैं तुम्हें 2 गुना टच कर पाऊंगा। और ये कहने के बाद जब रूडी ने रॉक्सी के शोल्डर पर अपना नया हाथ रखा, वो रॉक्सी का वार्म और उसके बॉडी का सॉफ्टनेस फील कर पा रहा है। और साथ ही वो रॉक्सी से जानना चाह रहा है कि मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी। एंड जाहिर है कि इस चीज से रॉक्सी को भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद फाइनली रूडी ने आज पूरे दिन यूनिवर्सिटी में अपने सारे फ्रेंड्स को रॉक्सी से इंट्रोड्यूस कराया। और जब इस प्रोसेस में रूडी नानाओशी से मिला और उसने रॉक्सी को उसे इंट्रोड्यूस भी कराया, नानाओशी के फेस एक्सप्रेशन और उसके बातों से तो साफ है कि वो ये जानकर खुश बिल्कुल नहीं है कि रॉक्सी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली है। इसलिए रूडी नानाओशी को रॉक्सी के टैलेंट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। बट चाहे रूडी कुछ भी कहे, नानाओशी का थॉट रॉक्सी को लेकर जरा भी चेंज नहीं हुआ। और आज रूडी रॉक्सी की इतनी तारीफ कर रहा है कि अपनी ये सारी तारीफें सुनकर रॉक्सी रूडी को समझा रही है कि शायद तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें कह रहे हो। बट रूडी के हिसाब से उसने जो कुछ भी कहा वो रॉक्सी के बारे में पूरी तरह से सच है और रॉक्सी सच में काफी टैलेंटेड है। एंड रूडी के हिसाब से वो शायद रॉक्सी के बारे में अभी शायद कम चीजें बता रहा है। और भी बातें करते हुए रॉक्सी ने रूडी से ये भी कहा कि आज तुमने मुझे अपने काफी
सारे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराया और तुमने हर बार उनसे यही कहा कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, और एक बार भी तुमने उनसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ। एंड रॉक्सी की ये बात सुनते ही रूडी को रियलाइज हो चुका है कि उससे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है, एंड इस गलती के लिए रॉक्सी का उसके ऊपर गुस्सा करने का पूरा हक है। और रूडी के हिसाब से शायद ये इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि रॉक्सी सच में काफी टैलेंटेड है और रॉक्सी कभी भी मेरे जैसे इंसान से शादी तो नहीं करेगी। बट जो भी हो, अब सच्चाई तो यही है कि रॉक्सी रूडी की वाइफ है, इसलिए वो चाहती थी कि रूडी सबको उसे एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करे, ना कि एज अ टीचर। एंड इसके बाद तुरंत रूडी अपने इस गलती के लिए रॉक्सी से माफी मांगते हुए जानना चाह रहा है या आखिर मैं इस गलती के पछतावे के तौर पर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और हालांकि रॉक्सी के हिसाब से रूडी को ऐसा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फिर भी रूडी ने गलती की है, इसलिए उसका कहना है कि इस चीज के पछतावे के तौर पर हम जल्द से जल्द टाइम निकाल कर रॉक्सी तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलेंगे और अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्हें हर एक चीज बताएंगे। एंड इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर का फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और जब रूडी सुबह उठकर लिविंग रूम में आया, उसने देखा शिल्पी अभी लूसी को ब्रेस्ट फीड कर रही है, और शिल्पी को देखकर रूडी को समझ आ रहा है कि शिल्पी अब पहले के कंपैरिजन काफी चेंज हो चुकी है, चाहे बात करे उसके लंबे बाल या फिर उसके न्यू मदर ऑरा। एंड रूडी को ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे शिल्पी थोड़ी अलग इसलिए लग रही है क्योंकि अब उसकी एज भी बढ़ चुकी है। बट जो भी हो, शिल्पी अब रूडी को पहले के कंपैरिजन और ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और वहीं रूडी और शिल्पी की डॉटर लूसी बाकी छोटे बच्चों के कंपैरिजन बहुत कम रोती है, या फिर कह सकते हैं मानो कभी रोती ही नहीं है। एंड इस चीज की वजह से जाहिर है कि रूडी को उसकी काफी चिंता भी होती है। और एक बार लिलिया ने भी रूडी से कहा था कि रूडी तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है जैसे तुम बचपन में थे। एंड ये सुनकर रूडी को अपने री-इनकार्नेशन के बारे में याद आया, और वो ये भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लूसी भी मेरी तरह ही किसी की री-इनकार्नेशन है। एंड इस चीज को कंफर्म करने के लिए रूडी ने लूसी के सामने कई बार जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में काफी चीजें कही भी, ताकि वो उसके रिएक्शन से ये पता लगा पाए कि जो वो सोच रहा है वो सच है या फिर उसकी ओवर थिंकिंग। एंड काफी देर कोशिश करने के बाद रूडी को फाइनली यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी लूसी किसी की भी री-इनकार्नेशन नहीं है, क्योंकि रूडी चाहे कुछ भी उससे कहे, उसकी बेटी लूसी सिर्फ और सिर्फ रूडी को देखकर स्माइल कर रही थी। और हाँ, रूडी का ये भी कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी किसी की री-इनकार्नेशन है या फिर नहीं, बट मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा जैसे कि पॉल ने मेरा ख्याल रखा था। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी शिल्पी ने नोटिस किया कि रॉक्सी भी यहाँ पर खड़ी है। एंड रॉक्सी को ग्रीट करते हुए शिल्पी उसे जानना चाह रही है कि लास्ट नाइट रूडी कैसा था। और ये क्वेश्चन अचानक से सुनकर जाहिर है कि रॉक्सी थोड़ी सरप्राइज्ड है, बट फिर भी उसने शिल्पी को बताया कि रूडी ने लास्ट नाइट सच में मेरा अच्छे से ख्याल रखा। और अभी रॉक्सी और शिल्पी को बातें करते हुए देखकर रूडी को ये तो समझ आ रहा है कि आज भी ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए काफी ऑकवर्ड फील कर रही हैं, बट स्टिल इन दोनों की बातों से ये तो साफ है ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी होने की अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें आयशा की आवाज सुनाई दी, जो कि अभी किचन से गाना गा रही है। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और यहाँ पर जेनत भी आ चुकी है। एंड जेनत की तरफ देखते हुए रूडी सोच रहा है कि अभी तक मेरी मॉम की मेमोरी सही नहीं हुई है और उन्हें पास्ट की कोई भी चीज याद नहीं, बट हाँ, जब भी नॉन उनके आसपास रहती है वो हमेशा उसे अपने प्लेट से खाना खिलाती हैं और उसका सर भी सहलाती हैं। और साथ ही ये सारी चीज सोचने के बाद रूडी को ये भी रियलाइज हो चुका है कि नॉन भले ही अभी काफी छोटी है, बट फिर भी इतने प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद वो काफी मैच्योर हो चुकी है और वो अपनी फीलिंग्स से पहले जेनत की कंडीशन को समझकर उनकी फीलिंग्स को रखती है। एंड इसके थोड़ी देर बाद फाइनली सभी ने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। और हाँ, आज से शिल्पी भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली है। एंड शिल्पी के यहाँ न रहने पर लिलिया और आयशा लूसी का पूरी तरह से ख्याल रखेंगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है। एंड यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही रूडी ये नोटिस कर पा रहा है कि सारे स्टूडेंट्स पहले के कंपैरिजन अब उसके तरफ काफी रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे हैं। एंड हमेशा की तरह लिनिया और पोर्सिना रूडी को टीज कर रही हैं और उनका कहना है कि बॉस, आप सच में एक लकी इंसान हो कि स्कूल में आपके दोनों साइड खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं। और जहाँ शिल्पी के लिए इन सबसे बातें करना काफी इजी हो रहा है, वहीं रॉक्सी इनके बातों को समझ नहीं पा रही है और ना ही उसे ये रियलाइज हो रहा है कि अभी ये दोनों हमेशा की तरह रूडी को सिर्फ और सिर्फ टीज कर रही हैं। एंड जब इन दोनों की बातें सुनकर रॉक्सी ने इनसे माफी मांगा, ये दोनों ये देखकर सच में काफी सरप्राइज्ड हैं और दोनों पीछे भी हट गईं। और वहीं हमेशा की तरह अभी लिनिया और पोर्सिना रूडी के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रही हैं और उनका कहना है कि शिल्पी, तुम्हें बॉस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि अब वो पहले कंपैरिजन तुम्हें थोड़ा कम प्यार कर रहे हैं और क्या पता 3rd और 4th वाइफ पाने के बाद चीजें और डिफिकल्ट हो जाएं। एंड ये सब सुनकर रूडी का कहना है कि मैं अपने फैमिली में और वाइफ्स को ऐड करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं शिल्पी को भी उतना ही प्यार दूंगा जितना बाकी सबको देता हूँ। और जहाँ रूडी ये सब चीजें कह रहा है, वहीं शिल्पी की बातों से ये तो साफ है कि उसे अब सच में अपनी चिंता हो रही है। एंड ये देखकर रूडी ने तुरंत शिल्पी को गले लगाते हुए उसे आई लव यू कहा। एंड ये देखकर आसपास खड़े सभी ने उसके लिए ताली भी बजाई। एंड जाहिर है पब्लिकली ये सब चीजें होने की वजह से शिल्पी काफी साई फील कर रही है और उसका कहना है कि रूडी ये सब चीजें कहने का और करने का ये सही जगह नहीं है। और साथ ही शिल्पी का ये भी कहना है कि अगर तुम प्यार शो करना चाहते हो तो जो अभी तुमने मेरे साथ किया वो सेम चीज तुम्हें रॉक्सी के साथ भी करना चाहिए। लेकिन वही रॉक्सी का कहना है इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिसके बाद बिना कोई एम्बैरेसमेंट शो किए हुए रूडी ने अपने लेफ्ट हैंड से रॉक्सी को हक किया और वहीं अभी शिल्पी रूडी के राइट साइड है। एंड इस चीज से रूडी भी काफी खुश है और उसने कहा कि मैं तुम दोनों को प्यार करता हूँ। और वहीं इन सब चीजों की वजह से जाहिर है शिल्पी का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड उसका कहना है कि मैं अभी प्रिंसेस एरियल से मिलने जा
जा रही हूँ। और सिंस अभी बार बार रूडी शिल्पी को उसके रियल नेम से बुला रहा है, इसलिए शिल्पी ने उसे याद दिलाया यूनिवर्सिटी में तुम मुझे फ्रिज कहो। और वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी का भी कहना है कि जब भी हम यूनिवर्सिटी में रहें तुम मुझे प्रोफेसर रॉक्सी कह के बुलाओ। एंड इन दोनों की ये बात सुनकर रूडी को भी समझ आ रहा है कि इन्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना होगा। और हाँ, वहीं जब रूडी को रियलाइज हुआ कि रॉक्सी उसकी अब प्रोफेसर है, रूडी को अपनी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और उसने कल रात जो रॉक्सी के साथ किया वो सारी चीजें याद भी कर रहा है। एंड इसके थोड़ी देर बाद रॉक्सी भी यहाँ से फैकल्टी मीटिंग के लिए चली गई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी लीनिया, पोर्शिना और रूडी साथ में कॉरिडोर में वॉक कर रहे हैं और साथ ही बातें भी कर रहे हैं। एंड यहाँ हमें पता चला पूरे यूनिवर्सिटी में ये बात फैल चुकी है कि रूडी ने एक बहुत खतरनाक बैटल लड़ा और इस बैटल में उसने अपना लेफ्ट हाथ भी खो दिया है। और जब रूडी ने इनसे अपने बैटल के बारे में सुना, रूडी को रियलाइज हो रहा है कि उसके इस बैटल के स्टोरी को काफी बढ़ा चढ़ा कर यूनिवर्सिटी में फैलाया गया है। और अब सबको लग रहा है कि रूडी ने 7 ग्रेट पावर्स में से एक को हराया है। इसलिए रूडी ये सोचकर थोड़ा घबरा भी रहा है कि क्या होगा अगर उनमें से किसी ने भी इस र्यूमर के बारे में सुन लिया। और अभी रूडी ये सब चीज सोच रहा था कि तभी लीनिया ने उससे कहा कि बॉस आप चिंता मत करो, मैं इस स्टोरी को पूरे यूनिवर्सिटी में फैला दूंगी। और जाहिर है कि रूडी बिल्कुल नहीं चाहता कि लीनिया बैटल के बारे में ये स्टोरी बढ़ा चढ़ा कर सबको बताए। इसलिए अभी लीनिया यहाँ से जा ही रही थी, तभी रूडी ने उसका टेल पकड़ लिया, जिसके बाद तुरंत लीनिया ने रूडी पर अपने क्लॉ से अटैक भी कर दिया। बट जाहिर है कि रूडी अपने डीमन आई के हेल्प से लीनिया के हर एक अटैक से खुद को बचाने में सक्सेसफुल रहा। एंड फाइनली थक कर लीनिया एक जगह पर खड़ी हो गई और वो रूडी से जानना चाह रही है कि आपने मेरा टेल क्यों पकड़ा। एंड किसी भी लेडी का टेल ऐसे पकड़ना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वही रूडी ने भी घूरते हुए कहा कि मेरे बारे में ऐसी गलत अफवाहें बिल्कुल मत फैलाओ। जिसके बाद जाहिर है कि लीनिया ने अपने इस बिहेवियर के लिए रूडी से सॉरी कहा। एंड इसके बाद जब लीनिया ने रियल स्टोरी स्प्रेड करने का सजेशन दिया, रूडी ने इस चीज को भी साफ इनकार कर दिया। और ये सुनकर लीनिया का कहना है कि बॉस अगर हम इस बारे में यूनिवर्सिटी में किसी को न भी बताएं फिर भी आपके बारे में रूमर्स फैल रहे हैं क्योंकि सबने आपका आर्टिफिशियल हैंड नोटिस कर लिया है। लेकिन यार जो कुछ भी हो, रूडी बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी 7 ग्रेट पावर और उसके बारे में अफवाहें फैलाए, क्योंकि रूडी को आज भी ऑस्टेड ने उसके ऊपर जो अटैक किया था उसके बारे में हर एक चीज याद है। क्योंकि उस दिन रूडी को भी लगा था कि वो मरने ही वाला है, बट लकीली वो जिंदा बच गया। और अब रूडी इनसे ये भी जानना चाह रहा है कि मेरे बारे में यूनिवर्सिटी में और क्या क्या अफवाहें फैल रही हैं। एंड रूडी के पूछने पर थोड़ी देर सोचने के बाद लीनिया ने उसे बताया कि आपके बारे में यूनिवर्सिटी में काफी अफवाहें फैल रही हैं, जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि आपने सुपर वॉरियर की तरह बैटल में पार्ट लिया है और वहीं कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपने हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर को अकेले हराया है। एंड ये सारी बातें करते हुए फाइनली रूडी इनके साथ अपने होम रूम में आ चुका है। एंड जैसे ही रूडी क्लासरूम में बैठा और आसपास की चीजें नोटिस कर रहा था कि तभी क्लिप उसके पास आ गया और वो रूडी से जानना चाह रहा है कि तुम यहाँ आने के बाद सबसे मिले बट मुझसे नहीं मिले, ऐसा क्यों। एंड उसके पूछने पर रूडी ने बताया कि मुझे तुम्हारे रूम से काफी अजीब आवाजें आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद हो ना हो तुम उस टाइम एलेना के साथ काफी बिजी थे। एंड ये सुनकर जाहिर है कि तुरंत क्लिफ शांत हो गया और वो अपने जगह पर जाकर बैठ गया। और बातें करते हुए क्लिफ का कहना है कि रूडी जब से तुम यहाँ आए हो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते रहते हो। एंड मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी होने के बाद से तुम काफी बिजी रह रहे हो, बट शायद तुम्हें इतना तो टाइम मिल ही जाता होगा कि तुम एक बार मेरे लेबोरेटरी में आ सको। एंड क्लिप की ये सारी बातें सुनकर रूडी के मन में भी चल रहा है कि शायद हाँ हो सकता है कि मैं क्लिप को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो मिलिस चर्च का मेंबर है, इसलिए अब सिंस मेरे पास 2 वाइफ्स हैं तो जाहिर है कि क्लिप इस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं देखेगा। और अभी रूडी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी क्लिप ने उससे साफ साफ पूछा कि क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, और अगर ऐसा है मैं वो रीजन तुमसे खुद सुनना चाहूंगा। और इससे पहले कि रूडी अपनी सेकंड वाइफ रॉक्सी के बारे में क्लिप को कुछ भी बता पाता, क्लासरूम का दरवाजा तुरंत खुला एंड रॉक्सी ने क्लासरूम में एंटर किया। एंड फर्स्ट डे होने की वजह से जाहिर है कि रॉक्सी थोड़ी नर्वस भी है और रॉक्सी आज इस स्पेशल क्लास के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है। एंड जब रॉक्सी ने सबको ग्रीट करते हुए बताया कि मेरा नाम है रॉक्सी एम ग्रेरेट, ये सुनकर जेनोवा और बाकी सभी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं। और हाँ, सिंस प्रोफेसर सैमसन जल्द ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने भी वाले हैं, इसलिए इनकी जगह रॉक्सी सबको पढ़ाएगी। एंड प्रोफेसर सैमसन के साथ ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फाइनली फिर से रॉक्सी ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए सबको बताया कि मैं रूडियस ग्रेरेट की सेकंड वाइफ हूँ, बट मैं इस चीज को अपने प्रोफेशन के बीच बिल्कुल आने नहीं दूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि इस चीज को आप सभी समझें। और वहीं जैसा रूडी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सेकंड वाइफ सुनकर क्लिफ रूडी को लॉयल्टी के बारे में लेक्चर दे रहा है और उसका कहना है कि मैंने तुम्हारे और शिल्पी के मैरिज को ब्लेस इसलिए किया था क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें उससे प्यार है और तुम सिर्फ और सिर्फ उसके ही रहोगे। क्या तुम्हें वो वादा याद नहीं है। जाहिर है कि रूडी को हर एक चीज याद है और साथ ही वो इस चीज के लिए क्लिफ की तरफ काफी ग्रेटफुल भी है। बट वहीं क्लिफ का कहना है कि शायद मुझे शुरुआत से पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, तो हाँ मैं आगे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, बल्कि मैं सिंपली मैं फिर से कांग्रेचुलेशन कहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सभी ऐसे ही हमेशा खुश रहो। लेकिन भले ही क्लिफ ने ये चीजें कहा बट अभी भी वो रूडी को इस बारे में लेक्चर ही दे रहा है। एंड क्लिफ की ये सारी बातें सुनकर रूडी को लग रहा है मानो उसे किसी पृष्ठ के थ्रू डांट पड़ रही है। एंड आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर इन दोनों ने नॉर्न और बाकी सारी चीजों के बारे में भी डिस्कशन किया। एंड इसके बाद फाइनली लेक्चर स्टार्ट हुआ और जहाँ प्रोफेसर सैमसन अभी लेक्चर दे रहे हैं वहीं उनके बगल में रॉक्सी खड़ी है और अभी वो सच में काफी नर्वस है, इसलिए रूडी ने उसे एक फ्लाइंग किस भी दिया जिसकी वजह से लग रहा है अब रॉक्सी थोड़ी रिलैक्स्ड है। एंड इसके बाद कुछ दिन रूडी का हमेशा की तरह नॉर्मल ही रहा और आजकल वो नॉर्न को पढ़ाने की जगह शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहा है
एंड उसे डर है कि कहीं इस चीज की वजह से वो एकेडमी में थोड़ा बुरा परफॉर्म न करे। बट हाँ, नॉर्न ने रूडी से प्रॉमिस किया है कि वो पूरा मेहनत करेगी। और हाँ, आजकल जब शिल्पी का नाइट शिफ्ट रहता है तो घर पर रॉक्सी और रूडी अकेले रहते हैं, और जब रॉक्सी को इवनिंग में फैकल्टी मीटिंग के लिए जाना पड़ता है तब रूडी अकेला हो जाता है। एंड इन सब चीजों की वजह से आजकल रूडी और नॉर्न एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें एक इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिल्पी और रूडी अकेले हैं और वॉक करते हुए इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है। एंड बातें करते हुए जब फाइनली ये दोनों घर पहुंचे, दरवाजा खोलकर आयशा ने तुरंत रूडी को हक कर लिया और उसे घर पर वेलकम भी किया। और अभी रूडी सबके साथ एक नॉर्मल फैमिली मेंबर की तरह टाइम स्पेंड कर रहा है। और हाँ, वो सबके साथ टाइम स्पेंड करके सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड फाइनली डिनर करने के बाद रात हो चुकी है तो अब सोने की बारी है, इसलिए रूडी ने शिल्पी को बेडरूम में इन्वाइट किया और वो उसे जानना चाह रहा है कि क्या तुम तैयार हो। एंड ये सुनकर जाहिर है कि शिल्पी थोड़ी साई फील कर रही है, बट फिर भी उसने अपने ब्लशी एक्सप्रेशन के साथ हाँ कहा। एंड इसके बाद रूडी ने शिल्पी को एक प्रिंसेस की तरह कैरी किया और बेड पर ले गया, जिसके बाद जाहिर है इन दोनों ने अपना प्राइवेट टाइम काफी अच्छे से एंजॉय किया। एंड रूडी मेंटली और फिजिकली हर एक तरह से काफी खुश है। एंड इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और आजकल रूडी स्वॉर्ड प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है ताकि वो अपने न्यू हैंड को ट्रेन कर सके। और सिंस शिल्पी हमेशा रूडी के हाथ को एज अ पिलो यूज करती है, इसलिए सुबह सुबह रूडी को प्रैक्टिस पर जाने से पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल आज जब रूडी शिल्पी को पेट करने के बाद प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, भले शिल्पी नींद में थी बट फिर भी उसने रूडी को जल्द से जल्द लौटने के लिए कहा। और हाँ, आजकल नॉर्न भी रूडी के साथ सुबह सुबह ट्रेनिंग करती है। और आज सुबह नॉर्न को उठाने के लिए जैसे ही रूडी ने दरवाजे पर नॉक करने के बाद उसे ओपन किया और उसने देखा कि नॉर्न अभी ड्रेसअप हो रही है, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगते हुए दरवाजा क्लोज कर दिया। और नॉर्न का फिगर देखने के बाद रूडी के मन में चल रहा है कि नॉर्न का फिजिक्स सच में काफी अच्छा है और वो काफी स्लिम भी है। और हालांकि रूडी के मन में नॉर्न को लेकर कोई भी डर्टी फीलिंग नहीं है, बट स्टिल अब सिंस उसे रियलाइज हो रहा है कि नॉर्न बड़ी हो रही है और जल्दी वो शादी भी करने वाली है, इसलिए ये सोचकर रूडी को थोड़ा अजीब तो लग रहा है। और अब रूडी को ये भी रियलाइज हो रहा है कि उसे पॉल की जगह पर रहकर नॉर्न के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। एंड रूडी बिल्कुल नहीं चाहता कि वो लड़का उसकी तरह हो। और अभी रूडी इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, अभी नॉर्न भी यहाँ आ गई और उसका कहना है कि डोर नॉक करने का क्या फायदा जब तुमने मेरे रिस्पॉन्स का वेट ही नहीं किया। और वहीं सिंस अभी नॉर्न के रूम का दरवाजा ओपन है, इसलिए रूडी वॉल पर पॉल का स्वॉर्ड नोटिस कर पा रहा है। और उसने नॉर्न से पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। एंड फाइनली नॉर्न के परमिशन के बाद उसके रूम में एंटर करते ही रूडी पॉल के स्वॉर्ड के सामने खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि डैड, मैं और नॉर्न आज ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो क्या आप हम दोनों पर नजर रखेंगे ताकि हम दोनों को चोट न लगे। एंड ये कहने के बाद रूडी सोच रहा है कि आखिर पॉल यहाँ पर रहता तो इस चीज का क्या जवाब देता। एंड रूडी को लग रहा है कि शायद पॉल उससे कहता कि बिना किसी इंजरी के तुम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, या फिर हो सकता है कि पॉल ये भी कहता कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम नॉर्न को हर्ट बिल्कुल मत होने देना। और वहीं रूडी के बगल में नॉर्न भी शायद प्रे कर रही है। और अभी नॉर्न की तरफ देखते हुए रूडी के मन में ये भी चल रहा है कि अब पॉल यहाँ पर नहीं है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं नॉर्न का पूरा ख्याल रखूं, क्योंकि नॉर्न के पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। एंड इसके बाद फाइनली दोनों ने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रैक्टिस की। एंड प्रैक्टिस के बाद हमेशा की तरह दोनों ने साथ में बात भी लिया ताकि इन दोनों की बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो सके और साथ ही ये दोनों रिकवर भी कर सकें। और अभी बातें करते हुए नॉर्न रूडी से कंप्लेन कर रही है कि आखिर कब तक तुम मुझे स्वॉर्ड को ऐसे ही हवा में चलाना सिखाओगे, या तुम मुझे कभी भी रियल टेक्निक सिखाने वाले हो। एंड वहीं रूडी के अकॉर्डिंग ऐसे हवा में स्वॉर्ड चलाने की वजह से और साथ ही दौड़ने से नॉर्न का स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एंड बिना स्टेमिना और स्ट्रेंथ के स्वॉर्ड टेक्निक सीखने का कोई भी मतलब नहीं है। और अभी नॉर्न की फिजिक देखने के बाद रूडी का कहना है कि हाँ, अभी तुम्हारी फिजिक देख कर ये तो लग रहा है कि बेसिक स्टांस और टेक्निक से मैं कुछ खास इंजरी नहीं आएगी, तो आज स्कूल के बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सुनकर जाहिर है कि नॉर्न सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन इवनिंग का दिखाया जाता है और आज नॉर्न और रूडी यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल ट्रेनिंग फील्ड में एक्सरसाइज करने वाले हैं। और आज इस ग्राउंड में काफी और लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वही नॉर्न इस चीज से काफी खुश और एक्साइटेड है। चलो फाइनली अब मुझे रियल स्वॉर्ड ट्रेनिंग मिलने वाला है। और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले रूडी ने नॉर्न को बताया कि मैं तुम्हें सच में काफी टफ ट्रेनिंग देने वाला हूँ, इतना की हो सकता है कि तुम मुझसे नफरत करने लगो और तुम्हें लगे कि शायद मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। लेकिन रूडी चाहे कुछ भी कहे, नॉर्न को इन सब चीजों से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं रूडी नॉर्न को ये सारी चीजें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके हिसाब से नॉर्न के पास स्वॉर्ड की नेचुरल टैलेंट नहीं है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो नॉर्न को आधा अधूरा ट्रेनिंग दे और पहले रियल बैटल में ही वो मारी जाए। और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले रूडी ने नॉर्न से ये भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी गिव अप मत करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी भी स्वॉर्ड ट्रेनिंग नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें डैड का स्वॉर्ड यूज करने दूंगा। और वहीं नॉर्न की आंखों से ये तो साफ है कि वो ना हार मारने वाली है और ना ही पीछे हटने वाली है। एंड फाइनली आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रूडी ने नॉर्न से कहा, जो भी मैंने तुम्हें 3 बेसिक फॉर्म सिखाया है उसे तुम मॉर्निंग, लंच टाइम और जब भी मैं तुम्हारे आसपास न रहूं हमेशा प्रैक्टिस करना। एंड नॉर्न आज रूडी की हर एक बात मान रही है। और हाँ, सिंस आज की ट्रेनिंग सच में काफी हार्श और टफ थी, इसलिए जाहिर है कि नॉर्न का हाथ और पैर जल्दी ब्लैक और ब्लू होने वाला है। इसलिए रूडी के मन में ये भी चल रहा है कि मेरे वजह से मेरी छोटी बहन को ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो क्या ये शॉर्ट ट्रेनिंग देकर मैंने सही किया या फिर नहीं। और हालांकि रूडी के मन में ये सब चीजें चल रही हैं, बट नॉर्न को देखकर उसे ये भी समझ आ रहा है कि नॉर्न इस ट्रेनिंग के लिए सच में काफी डेडिकेटेड है, क्योंकि उसने ना ही सरेंडर किया और ना ही इतने हार्ड और टफ सेशन होने के बावजूद भी उसने एक भी कंप्लेन किया। और
जब रूडी ने नॉन से पूछा कि क्या इस ट्रेनिंग से तुम्हें दर्द हो रहा है, नॉन का कहना है हाँ, बट फिर भी नॉन अभी क्विट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है और फिर से वो कल ट्रेनिंग करना चाहती है। और अभी रूडी नॉन से ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि इन्हें कुछ लोग घूर रहे हैं। और जब रूडी ने ध्यान दिया उसे पता चला कि कुछ मेल स्टूडेंट्स लगातार इन्हें ही देख रहे हैं। और उसके पूछने पर नॉन ने बताया ये लोग हमें शुरुआत से ही देख रहे हैं। जिसके बाद रूडी ने नॉन के ऊपर कुछ स्पेल्स किए ताकि वो सेफ रहे। एंड नॉन के चेंजिंग रूम में जाने के बाद रूडी इन लड़कों के पास आया और इस ग्रुप में शायद 10 लड़के हैं और इन 10 लड़कों में से कोई भी लड़का पॉपुलर नहीं है। एंड फाइनली जब रूडी ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, ये सारे लड़के रूडी से बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। बट फाइनली इन्होंने ग्रुप के एक लड़के को आगे बढ़ाया एंड इस लड़के ने हिम्मत करने के बाद रूडी से पूछा कि आखिर तुम नॉन को क्यों परेशान कर रहे हो। एंड जाहिर है कि ये सुनकर रूडी काफी कंफ्यूज है और इन लड़कों के बातों से ये तो समझ आ रहा है कि इन्हें लग रहा है कि रूडी जानबूझकर नॉन को परेशान करने के लिए उसे इतना हार्ड ट्रेनिंग दे रहा है। और जाहिर है कि जैसा ये लड़के सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए रूडी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को काफी अच्छे से क्लियर करना चाहता है। और इससे पहले कि रूडी इन्हें कुछ समझा पाता, इन लड़कों का कहना है कि हमें पता है कि तुम इस स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हो, बट अगर तुम नॉन को ऐसे ही परेशान करोगे तो नॉन को बचाने के लिए हम तुमसे लड़ेंगे। और वहीं रूडी का कहना है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और एक्सप्लेन करूं, मैं तुम सबसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर तुम सब हो कौन और आखिर तुम सभी मेरी छोटी बहन को कैसे जानते हो। क्या तुम उसके फ्रेंड्स हो या फिर किसी और तरह से तुम उससे रिलेटेड हो। और इन लड़कों की बातें सुनने के बाद रूडी को समझ आ गया कि इन लड़कों ने नॉन को स्पेल की प्रैक्टिस करते हुए और स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते हुए देखा है। एंड बार बार फेल होने के बावजूद भी जब नॉन हार नहीं मान रही थी, इस चीज की वजह से इन लड़कों के दिल में नॉन के लिए थोड़ी सॉफ्ट फीलिंग भी है। और ये सारी चीजें रियलाइज करने के बाद फाइनली रूडी ने इन लड़कों से कहा कि मैं तुम्हारा सिचुएशन समझ रहा हूँ और नॉन का ख्याल रखने के लिए तुम सबका थैंक यू। और रूडी ने सर झुकाकर इन सबको थैंक यू इसलिए कहा है क्योंकि उसे इनकी बातें सुनने के बाद ये रियलाइज हो चुका है कि इनके दिल में नॉन को लेकर कुछ गलत इंटेंशन नहीं है। और साथ ही रूडी ने इस स्वॉर्ड ट्रेनिंग के बारे में इन्हें हर एक चीज एक्सप्लेन किया कि भले ही ये स्वॉर्ड ट्रेनिंग देखने में ऐसा लग रहा हो कि मैं नॉन पर काफी ज्यादती कर रहा हूँ, बट ये चीज उसके लिए काफी जरूरी है। और रूडी के डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद शायद ये सभी लड़के इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे तब यहाँ पर नॉन भी आ गई और नॉन ने भी इन सभी लड़कों को काफी रिस्पेक्टफुली थैंक यू कहा। और सिंस नॉन अपना कुछ सामान रूम में ही भूल गई है इसलिए उसने रूडी को स्कूल गेट पर उसका वेट करने के लिए कहा। और वहीं नॉन को यहाँ से जाते हुए देखकर ये सभी लड़के अपनी फैंटेसीज के बारे में सोच रहे हैं कि अगर नॉन को कोई स्लेव मार्केट में बेचेगा तो हम उसे खरीदेंगे, अपने घर ले जाएंगे और उसका काफी अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। इनकी ये सारी बातें सुनकर रूडी के मन में चल रहा है कि अगर किसी ने भी नॉन को किडनैप करने की कोशिश की मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा और उसे एक दर्दनाक मौत दूंगा। एंड रूडी ने क्लियरली इन सभी लड़कों से कहा कि मेरी छोटी बहन के बारे में मेरे सामने ये सारी बातें कभी मत करना। और रूडी ने इन लड़कों से ये भी कहा कि मुझे पता है कि मेरी छोटी बहन काफी क्यूट है, तो तुम सब उसके बारे में ख्याली पुलाव पका सकते हो, लेकिन तब तक जब तक तुम सब उससे दूर रहते हो। और हाँ, अगर तुम सब में से किसी ने भी उसके करीब आने की कोशिश की तो सच में तुम सभी पछताओगे। और अभी इन सारे लड़कों से बातें करते हुए रूडी को पता चला कि ये सभी नॉन को अपनी छोटी बहन की तरह मान रहे हैं। बट वहीं ये सुनकर रूडी का कहना है कि नॉन मेरी छोटी बहन है और मैं इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम सभी के लिए कुछ रूल्स होना काफी जरूरी है ताकि तुम सब अपनी लाइंस क्रॉस न करो। एंड इसके बाद फाइनली नॉन का ऑफिशियल फैन क्लब फॉर्म हुआ जिसमें अभी तक 30 मेंबर्स हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में आयशा के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो हमेशा अपना काम करती रहती है और वो हमेशा काफी चीयरफुल और खुश रहती है। और साथ ही रात में वो रूडी से मैजिक भी सीखती है। और जहाँ नॉन पॉल के स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए काफी दुखी हो जाती है, वहीं आयशा को शायद इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एंड मेनली ये इसलिए है क्योंकि नॉन ने अपना मेनली टाइम पॉल के साथ जर्नी में स्पेंड किया है, वहीं आयशा ने अपना चाइल्डहुड गांव में लिलिया के साथ स्पेंड किया है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और आज रूडी का कोई भी क्लास नहीं है, इसलिए आज वो घर पर ही है और वो लूसी का ख्याल रखने वाला है। और वहीं रॉक्सी और शिल्पी को आज अपने जॉब पर जाना होगा। और अभी आसपास गार्डन की तरफ देखते हुए जब रूडी ने नोटिस किया कि आयशा एक छोटे से राइस फील्ड के पास बैठी हुई है, उसके साथ जेनेत भी है, इसलिए रूडी उससे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रही हो। एंड जब रूडी ने नोटिस किया उसे समझ आया कि आयशा और जेनेत दोनों मिलकर राइस फील्ड में से बेकार क्रॉप्स और घास को निकाल रही हैं। और सिंस हमेशा आयशा जेनेत को उसके नाम से बुलाती है, इसलिए रूडी ने उसे कहा कि अगर तुम चाहो तो जेनेत को मॉम कह के बुला सकती हो। और उसके कहने पर आयशा ने बताया मदर लिलिया ने मुझे ऐसा करने से मना किया है और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा मैं इन्हें हमेशा मिस जेनेत कहूँ या फिर मैडम। एंड आयशा की ये सारी बातें सुनकर रूडी को भी समझ आ रहा है कि शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और अभी ये सभी बातें हो ही रही थी कि तभी आयशा के पूछने पर जब रूडी ने उसे बताया कि हाँ आज मैं फ्री हूँ और पूरे टाइम घर पर ही रहना चाहता हूँ, ये सुनकर आयशा के चेहरे पर सच में काफी हैप्पीनेस है। और उसका कहना है कि मैं तुम्हें आज कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम बाद में मेरे रूम में आ सकते हो। और ये सुनकर रूडी के मन में थोड़ी अजीब चीजें चल रही हैं क्योंकि आयशा को उसके सामने बिना कपड़ों के आने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इन दोनों ने साथ में बात भी लिया है, इसलिए रूडी को ये भी लग रहा है कि शायद अब कुछ छुपाने के लिए है भी नहीं। एंड आयशा की इन सारी हरकतों की वजह से रूडी को उसकी चिंता भी हो रही है और वो सोच रहा है आयशा को इन सब चीजों के बारे में सिखाना चाहिए और उसे किसके सामने कैसे बिहेव करना है इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रूडी ने आयशा के रूम में एंटर किया, वो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड है कि आयशा का रूम सच में काफी नीट और क्लीन है और रूम में कहीं कहीं पर जाहिर है कि आयशा ने
गर्ली टच भी दिया है और साथ ही रूडी को आयशा के रूम में एक स्पेशल टॉय भी मिला। और रूडी को जहाँ तक याद है ऐसे टॉयज इस सिटीज में मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे लग रहा है कि हो ना हो अपने ट्रैवल के दौरान आयशा ने ये टॉय कहीं से खरीदा है। एंड आसपास देखते हुए जब फाइनली रूडी ने आयशा का क्लोजेट खोला, उसे इसमें 3 मेड यूनिफॉर्म मिले और साथ ही उसे इसमें एक गर्ली आउटफिट भी मिला। एंड इस आउटफिट को देखकर रूडी सोच रहा है कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि आयशा ने मुझे ये आउटफिट दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और साथ ही अभी रूडी आयशा के क्लोजेट में उसका अंडरगारमेंट भी देख रहा है। एंड उसके हिसाब से अगर किसी लड़के को आयशा के ऊपर क्रश हो, उसके लिए ये सारी चीजें किसी ट्रेजर से कम नहीं है। और अभी रूडी ये सारी चीजें देख ही रहा था, तभी उसे फील हुआ कि इस रूम में वो अकेला नहीं है, बल्कि कोई ना कोई उसे पक्का देख रहा है। एंड जब रूडी ने आसपास देखा, उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिला। एंड इस रूम में ऐसा कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर कोई हाइड हो सके। एंड काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद और काफी सोचने के बाद अब रूडी को लग रहा है कि हो ना हो कोई मैजिक यूजर यहाँ पर है जिसने मैजिक के हेल्प से खुद को उस रूम में छुपा लिया है। इसलिए रूडी के पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है तब तक जब तक कि इस मैजिक यूजर का एनर्जी खत्म ना हो जाए और वो खुद सामने ना आ जाए। एंड इसके साथ साथ अभी भी रूडी आसपास यही नोटिस करने की कोशिश कर रहा है आखिर इस रूम में पहले कंपैरिजन क्या चेंज हुआ है। एंड ये सोचते हुए जब रूडी ने प्लांट की तरफ देखा, उसे रियलाइज हुआ कि इन प्लांट्स में कुछ तो अलग है। और अभी रूडी ये सोच ही रहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे सन अपना प्लेस चेंज कर रहा है, वैसे वैसे एक छोटा सा प्लांट खुद को सनबीम के पास ले जाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एंड ये देखकर रूडी पूरी तरह से सरप्राइज और शॉक्ड है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये चलने वाला प्लांट है। और वो सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये प्लांट अचानक से खड़ा होकर नाचने और गाने लगे। बट हाँ, वहीं थोड़ी देर सोचने के बाद रूडी को समझ आ गया ये प्लांट कुछ और नहीं बल्कि एक ट्रेनेंट है। और ट्रेनेंट एक प्लांट बेस्ड मॉन्स्टर्स हैं। और हाँ, आयशा भी रूडी की आवाज सुनकर रूम में आ चुकी है। इसलिए रूडी सबसे पहले आयशा से यही जानना चाह रहा है कि आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है। और आयशा के हिसाब से ये छोटा सा मॉन्स्टर सच में काफी कूल है, मानो एक छोटे से पेट की तरह। और हालांकि रूडी ने भी इस चीज से एग्री किया, बट साथ ही वो आयशा से ये जानना चाह रहा है कि अगर ये मॉन्स्टर तुम्हारे रूम में था तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसका आयशा ने जवाब दिया, मैं आपको इस बारे में बताना चाहती थी बट आप सच में आजकल काफी बिजी रहते थे, जिसकी वजह से मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। एंड अब रूडी को समझ आ चुका है कि आयशा आज उसे क्या दिखाना चाहती थी। और अभी ये दोनों इस टेनेंट मॉन्स्टर के ओरिजिन और ये कहाँ से आया इसी बारे में बातें कर रहे हैं। एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चला कि इस टेनेंट से जो फ्लावर प्रोड्यूस होने वाला है उससे परफ्यूम भी बनाया जाता है। और शुरुआत में ये प्लांट मूव नहीं कर रहा था, बट जब आयशा ने इसे एक फ्लावर पॉट में शिफ्ट किया उसके बाद से ही इस प्लांट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। एंड बार बार सोचने के बाद भी रूडी को समझ नहीं आ रहा है आखिर ये प्लांट अचानक से ऐसे एक टेनेंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए वो आयशा से ये भी जानना चाह रहा है कि क्या तुमने इस प्लांट के साथ कुछ अलग तो नहीं किया है। एंड उसके पूछने पर आयशा ने बताया कि नहीं, मैं बाकी सारे प्लांट्स की तरह इस प्लांट का भी ख्याल रख रही थी। एंड मैंने इसमें वही सॉइल यूज किया है जो कि आप अपने मैजिक से क्रिएट करते हो। बट हाँ, मैंने कभी कभार इसमें बाथ वाटर भी डाला था। और ये सुनकर रूडी के मन में चल रहा है कि हो ना हो उस बाथ वाटर में शिल्पी, आयशा, नानाओशी इन सबके स्वेट भी थे, तो हो सकता है इसीलिए ये प्लांट जिंदा हो गया। और इस अजीब ख्याल की वजह से रूडी ने खुद को डांटते हुए कहा कि होश में आओ और पागलों जैसी बातें मत करो। जिसके बाद अभी भी रूडी यही सोच रहा है कि आखिर ये प्लांट मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि आयशा के हिसाब से उसने एक नॉर्मल सीडी उगाया था और उसे बाकी सारे नॉर्मल प्लांट की तरह ही ट्रीट भी किया था। बट सिंस रूडी को अपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, इसलिए उसका कहना है कि जो भी हो बट हमें इस मॉन्स्टर को खत्म कर देना चाहिए या फिर इसे जला देना चाहिए। और ये सुनकर आयशा उससे जानना चाह रही है कि आखिर क्यों आप इसे जलाना क्यों चाहते हो, मैंने अपना पूरा टाइम इस प्लांट को बड़ा करने में दिया है। और ये सुनकर रूडी को समझ आ रहा है कि आयशा इस मॉन्स्टर से अटैच हो चुकी है। इसलिए रूडी ने उसे समझाया कि अभी भले ही ये छोटा सा प्यारा मॉन्स्टर लग रहा है बट धीमे धीमे ये बड़ा होगा और बड़े होने के बाद ये सब पर अटैक करेगा। जिसका आयशा ने जवाब दिया कि मैं इस मॉन्स्टर को ट्रेन करूंगी और मैं ख्याल रखूंगी कि ये किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। और सिंस अभी आयशा ने ये सारी चीजें कहते हुए रूडी को काफी टाइटली हग किया हुआ है और उसकी आंखों में आंसू भी हैं, इसलिए अभी रूडी कहने ही वाला था कि आयशा तुम्हारे लिए मैं इस मॉन्स्टर को छोड़ दूंगा। बट सिंस ये एक मॉन्स्टर है इसलिए रूडी ने खुद को समझाते हुए आयशा से कहा तुम्हारा ये क्यूटनेस मुझ पर काम नहीं करने वाला है और मैं इस मॉन्स्टर को जरूर यहाँ से हटाऊंगा। बट अभी भी आयशा इस मॉन्स्टर को रखने के लिए जिद कर रही है और उसका कहना है कि ये मॉन्स्टर सच में एक अच्छा लड़का है और मैं इसे जो कुछ भी कहूंगी ये पक्का मेरी बातें मानेगा। और जाहिर है कि रूडी को आयशा की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए आयशा ने जब इस प्लांट की तरफ हाथ बढ़ाया, इस प्लांट ने काफी सॉफ्टली आयशा के फिंगर्स को टच किया। एंड आयशा के कहते ही इस प्लांट ने खुद को आयशा से दूर भी कर लिया। एंड ये देखकर जाहिर है कि रूडी पूरी तरह से सरप्राइज्ड है। और वहीं अभी आयशा जो कुछ भी इस प्लांट से कह रही है, प्लांट उसकी हर एक बात मान रहा है। एंड ये सारी चीज देखने के बाद अब रूडी अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोच रहा है, क्योंकि उसने जितना भी ट्रेवल किया है उसके हिसाब से टेनेंट्स ऐसे मॉन्स्टर हैं जो खुद को प्लांट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आने वाले ट्रैवलर्स पर वो अटैक कर सकें। बट रूडी के हिसाब से ये प्लांट बाकी सारे टेनेंट मॉन्स्टर से काफी अलग है। और अभी रूडी ये सब चीज सोच ही रहा था, तभी आयशा ने उसे कहा कि अगर ये प्लांट किसी को भी तकलीफ पहुंचाएगा तो तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो करूंगी। एंड ये सुनकर रूडी का कहना है क्या होगा इस प्लांट के पहले अटैक से ही तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाओ। और सिंस रूडी इस प्लांट को रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए फाइनली आयशा ने उसे कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हारा सीक्रेट रॉक्सी और शिल्पी दोनों को बता दूंगी। एंड ये सुनकर रूडी सोच रहा है कि क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि मैंने रूडी और शिल्पी से छुपाया है। एंड काफी देर सोचने के बाद भी रूडी को कुछ भी नहीं याद आया।
और अभी रूडी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी आयशा ने उससे कहा कि मैं अभी तुम्हारा बेसमेंट में सीक्रेट रूम के बारे में बात कर रही हूँ। एंड ये सुनते ही रूडी को याद आया कि आयशा उस प्राइवेट रूम के बारे में बात कर रही है जिसमें उसने रॉक्सी का अंडरगारमेंट रखा है और वो हर रात उनके सामने प्रेयर भी करता है। और ये वही अंडरगारमेंट है जो कि तुम्हें याद होगा रूडी ने रॉक्सी का बचपन में चुराया था। और रूडी को पता है कि लिलिया उसके इस फीलिंग को समझती है, बट अगर नॉन को इस बारे में पता चला तो वो सच में रूडी से नफरत करने लगेगी। और फिर से जब रूडी ने आयशा को समझाया, मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर ही ऐसा कह रहा हूँ कि तुम इस प्लांट को मत रखो, ये सुनकर आयशा का कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पॉवर्ट हो या फिर नहीं, बट मैं सोच रही हूँ शिल्पी और रॉक्सी को इस बारे में पता चलेगा तो आखिर वो क्या सोचेंगी, स्पेशली रॉक्सी जिसके पैंटीज को तुम काफी सालों से वर्शिप कर रहे हो। एंड आयशा की ये सारी बातें सुनकर रूडी सोच रहा है कि मैं अभी आयशा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं आयशा मुझे अभी ब्लैकमेल कर रही है। इसलिए रूडी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी उसे क्या करना चाहिए कि तभी आयशा के रूम का दरवाजा खुला और ये कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी है। और वो रूडी और आयशा जाना चाह रही है, मैंने अभी अपना नाम सुना, क्या तुम दोनों को मुझसे कुछ चाहिए? जिसका रूडी ने जवाब दिया कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमें लगा था कि तुम यूनिवर्सिटी में हो। एंड उसके पूछने पर रॉक्सी ने बताया कि मैं अभी अपना कुछ सामान लेने आई हूँ और वैसे भी अभी मेरा कोई क्लास नहीं है। और अभी रूडी ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी आयशा अभी रॉक्सी को उसके सीक्रेट के बारे में बताने वाली थी कि तभी रूडी ने आयशा का माउथ कवर कर लिया और उसे कुछ भी आगे कहने से रोक लिया। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी रॉक्सी की नजर इस छोटे से मॉन्स्टर प्लांट पर पड़ी। एंड ये देखकर रूडी सोच रहा है कि शायद रॉक्सी की हेल्प से मैं आयशा को समझा पाऊंगा कि ये प्लांट कितना डेंजरस है। बट वहीं इस प्लांट को देखकर रॉक्सी भी थोड़ी सरप्राइज्ड और क्यूरियस है, बट रूडी ने जैसा सोचा उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। रॉक्सी का कहना है कि रूडी शायद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कैनेट्स लॉयल क्रिएचर हो सकते हैं अगर तुम इसे प्रॉपर्ली ट्रीट करो और इन्हें अच्छे से ट्रेन करो। एंड ये सुनकर फाइनली रूडी ने भी आयशा से माफी मांगा। और सिंस आयशा को पता है रूडी ने ये सारी चीजें उसके भले के लिए ही कहा, इसलिए आयशा भी रूडी का कोई भी सीक्रेट किसी को नहीं बताने वाली है। एंड इसके बाद आयशा ने रॉक्सी को भी हक करते हुए उसे थैंक यू कहा। बट हाँ, रूडी ने इस मॉन्स्टर प्लांट को यहाँ रखने से पहले कुछ रूल्स भी सेट किया है एंड हर एक रूल को आयशा ने काफी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। एंड फाइनली इस मॉन्स्टर का नाम पड़ा है बाइट। और धीमे धीमे इसी तरह 3 महीने बीत चुके हैं और आजकल जब भी रूडी को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो हमेशा लूसी का ख्याल रखता है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। और लूसी का ख्याल रखते हुए रूडी ये भी सोच रहा है कि शुरुआत में मुझे लगता था कि पॉल काफी अजीब है, बट अब मुझे रियलाइज होता है कि पॉल सच में एक अच्छा इंसान था और उसने मेरा काफी अच्छे से ख्याल भी रखा। और ये सब चीज सोचते हुए सिंस शिल्पी आज यहाँ पर नहीं है इसलिए रूडी खुद लूसी को खाना खिला रहा है। और अभी लूसी खाना खाते हुए रूडी को काफी क्यूट लग रही है। और अभी रूडी लूसी का ख्याल रख ही रहा था कि तभी सुजान ने उसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं लूसी का हर एक काम कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे जॉब का पार्ट है। और सुजान कोई और नहीं लूसी की वेट नर्स है जो कि एक रिटायर्ड एडवेंचरर है और साथ ही रूडी की एक पुरानी फ्रेंड। बट वहीं रूडी ने सुजान के इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ ये सारी मेमोरीज को संभाल कर रखना चाहता हूँ। और अभी रूडी सुजान के साथ अपने पुरानी मेमोरीज के बारे में भी सोच रहा है कि आखिर कैसे वो सुजान से मिला था और सुजान ने उसके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और साथ ही सुजान और रूडी सुजान के बच्चों और उसके फैमिली के बारे में भी बातें कर रहे हैं। बातें करते हुए सुजान रूडी से जानना चाह रही है कि क्या तुम भी अपना फर्स्ट बॉर्न एक लड़का चाहते थे? जिसका रूडी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और वैसे भी मैं ऐसा क्यों सोचूंगा। जिसका सुजान ने जवाब दिया कि जाहिर है कि सब कुछ चाहता है कि उसकी पीढ़ी आगे बढ़े, इसलिए सबको पहला बच्चा लड़का ही चाहिए रहता है। जिसका रूडी ने जवाब दिया कि शायद नॉवल और रिच फैमिलीज में ऐसा होता होगा, उन्हें अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए किसी लड़की की जरूरत होगी, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा हो और हमेशा खुश रहे। और ये सुनकर सुजान का कहना है कि काश मेरे हस्बैंड की भी थिंकिंग तुम्हारे जैसी रहती कि जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी वो यही चाह रहे थे कि ये बच्चा एक लड़का हो। और बातें करते हुए सुजान ने ये भी बताया कि सबसे पहली चाइल्ड मेरी एक बेटी थी बट मुझे उसे अबॉर्ट करना पड़ा। और ये सुनकर रूडी थोड़ा सरप्राइज्ड है और वो सोच रहा है क्या होता अगर लूसी उसके लाइफ में न होती। और भले ये एक थॉट है बट इस चीज को सोचकर रूडी सच में काफी मायूस हो गया। और अभी ये दोनों इन सारी चीजों के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी सुजान की नजरें दरवाजे की तरफ गई और रूडी ने नोटिस किया दरवाजे पर जेनेट और लिलिया खड़ी हैं। एंड जब रूडी ने जेनेट को मॉम कहकर बुलाया, जाहिर है जेनेट ने इस चीज का जवाब नहीं दिया। एंड थोड़ी देर बाद जेनेट रूडी के बगल में आकर बैठ गई ताकि वो लूसी को अच्छे से देख सके। और हालांकि जेनेट रूडी की किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही है और उनका हमेशा फेस एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, बट धीमे धीमे अब पहले के कंपैरिजन जेनेट खुद को काफी इंप्रूव कर रही है। और वहीं लूसी भी जेनेट के साथ खेलते हुए काफी खुश रहती है। एंड इन सब चीजों से रूडी को भी काफी अच्छा लग रहा है। बट हाँ, अभी तक रूडी को ये पता नहीं चला है कि जेनेट को हुआ क्या है और आखिर इनका ये कंडीशन क्यों और कैसे हुआ। और अभी रूडी ये सब चीज सोच रहा था तभी अचानक से जेनेट ने उसके तरफ देखा। एंड जेनेट की आंखों को देखकर रूडी को लग रहा है कि शायद जेनेट अपने आंखों के हेल्प से उसे कुछ मैसेज देना चाहती हैं, बट जाहिर है कि वो कहना क्या चाह रही हैं रूडी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी रूडी इस बारे में सोच ही रहा था कि वहीं लूसी के भी खाने का टाइम हो चुका है। सुजान का कहना है कि अगर तुम चाहो तो मुझे लूसी को ब्रेस्ट फीड करते हुए देख सकते हो, बट रूडी ने सुजान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये दोनों काफी पुराने फ्रेंड्स हैं। हालांकि रूडी के अकॉर्डिंग सुजान के मेलन्स का साइज उसके दोनों वाइफ रॉक्सी और शिल्पी से ज्यादा है, बट फिर भी रूडी का कहना है मैंने अपनी वाइफ उनके बॉडी की वजह से नहीं चूज किया है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी दोनों वाइफ अपने बॉडी को लेकर जरा भी सोचें। एंड इसके बाद रूडी वापस अपने स्टडी रूम में चला गया और अभी उसके डेस्क पर कुछ मैजिकल स्टोन के बारे में हैंड
रिटर्न रिपोर्ट है और रूडी अभी इन मैजिकल स्टोन्स पर ही काम कर रहा है। और रूडी इन मैजिकल स्टोन्स पर काम इसलिए कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में इनके हेल्प से डिफरेंट पावरफुल मैजिक्स को डिस्ट्रॉय कर सके, लाइक मैजिक सर्कल्स। एंड इस एक्सपेरिमेंट में क्लिप भी रूडी की पूरी हेल्प कर रहा है। एंड इन मैजिकल स्टोन्स के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद रूडी को ये समझ आ चुका है कि इन मैजिकल स्टोन्स की हेल्प से अगर वो अगली बार किसी बैरियर स्पेल में फंस गया तो वहां से इजिली निकल सकता है। और अभी रूडी ये सारी चीजें कर ही रहा था कि तभी आयशा ने उसे बताया कि उससे मिलने के लिए प्रिंस जेनोबा आए हैं और अभी वो लिविंग रूम में वेट कर रहा है। और ये सुनकर रूडी सोच रहा है कि क्या जेनोबा को कोई काम है या फिर वो कैजुअली ऐसे ही उससे मिलने आया है। और हाँ, हमें यहाँ ये भी पता चला कि जेनोबा जेली प्रोस्थेटिक पे काफी काम कर रहा है। एंड जेनोबा, रूडी और क्लिप ने मिलकर प्रोस्थेटिक लेग और फीट भी बना लिया है और कह सकते हैं कि ये सभी कोशिश कर रहे हैं एक ऑटोमेटिक रोबोट मेड बना सके। एंड जब फाइनली रूडी लिविंग रूम में पहुंचा और उसने जेनोबा को वेट कराने के लिए सॉरी कहा, जेनोबा भी रूडी को देखकर सच में काफी खुश है और अचानक से यहाँ पर आने के लिए उसने रूडी से सॉरी भी कहा। एंड जब रूडी ने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, उसके पूछने पर जेनोबा ने बताया मैं यहाँ पास में ही आया था इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं। और वहीं जेनोबा के साथ यहाँ जूली और जिंजर भी आए हैं और सिंस अभी जूली एक प्रोटोटाइप पे काम कर रही है इसलिए उसने इस प्रोटोटाइप को रूडी को दिखाया। एंड इस प्रोटोटाइप को एग्जामिन करने के बाद रूडी का कहना है कि तुम सच में पहले से खुद को काफी इंप्रूव कर रही हो। और हाँ, जूली ने रूडी को ये भी बताया नॉर ने जो बुक लिखा है वो बुक मुझे सच में काफी पसंद आया। और ये सारी बातें करने के बाद जब रूडी ने जेनोबा से पूछा क्या तुम लूसी को देखना चाहते हो, ये सुनकर जेनोबा उससे जानना चाह रहा है कि क्या तुम सच में अपनी डॉटर को मुझे दिखाओगे, जिसका रूडी ने जवाब दिया कि ऐसा न करने का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन वहीं जेनोबा का कहना है कि काफी कंट्रीज में ऐसी ट्रेडिशन है जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं अभी उन्हें फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और को दिखाया जाता है। लेकिन वहीं रूडी के हिसाब से अगर उसका बस चले वो लूसी को सबको दिखाए और वो इस बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहता। और साथ ही रूडी के मन में ये भी चल रहा है कि मैं आजकल अपना डेली एक्सरसाइज करता हूँ और जो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है मैं उस पर भी ध्यान देता हूँ। अगर मैं अपनी पिछले लाइफ से कंपेयर करूँ तो इस लाइफ में मैं काफी प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैंने इस लाइफ में काफी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स भी बनाया है। और सिंस जब रूडी का बैटल हाइड्रा के साथ हुआ था उसने जल्दबाजी में काफी चीजें खराब कर दी थी, इसलिए वो इस बार हर एक चीज एक नॉर्मल स्पीड से ले जाना चाह रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ रूडी ने काफी टाइटली रॉक्सी को होल्ड किया हुआ है और वो रॉक्सी से बार बार कुछ तो सिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बट रॉक्सी उसे बार बार इनकार कर रही है। एंड बार बार मनाने के बावजूद भी जब रॉक्सी नहीं मानी इसलिए रूडी ने उससे कहा कि अगर तुम मुझे ये चीज सिखाओगी तो तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वो करूंगा। एंड ये सुनकर रॉक्सी ने अपनी नजरें झुका ली और एम्बैरेसमेंट से उसका फेस रेड हो चुका है। और भले यूनिवर्सिटी का ये प्लेस पूरे कॉर्नर में है और यहाँ काफी कम लोग रहते हैं बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। बट हाँ, ये सच है यहाँ पर प्रेजेंट किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रूडी से बैटल करके यहाँ रॉक्सी को बचा सके, क्योंकि सबको पता है कि रूडी से बैटल में जीतना उनके बस की बात नहीं है। और अभी ये सभी चीजें हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर ल्यूक और फिट्ज भी आ गए और इन्होंने बताया कि रूडी हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें किसी ने कंप्लेन किया था कि तुम किसी फीमेल स्टूडेंट को परेशान कर रहे हो। बट यहाँ पर रॉक्सी को देखकर ल्यूक पूरी तरह से शांत हो गया क्योंकि उसे पता है कि रॉक्सी कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि रूडियस की सेकंड वाइफ है। और यहाँ से जाने से पहले उसने शिल्पी से इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहा। और वहीं रॉक्सी ये जानकर थोड़ी मायूस है कि सबको लग रहा था कि वो टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट है, इसलिए रूडी ने उसे समझाया कि इसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोग को ये पता ही नहीं है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और वहीं शिल्पी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अभी रूडी के बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए रूडी उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। और उसके पूछने पर शिल्पी ने उसे बताया कि रूडी माना कि रॉक्सी तुम्हारी वाइफ है बट तुम उसे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लड़की मूड में न हो। और हालांकि रूडी ये सुनकर थोड़ा मायूस है बट फिर भी उसने शिल्पी की ये बात मान ली। और वहीं शिल्पी ने काफी लो वॉइस में कहा कि हो सकता है कि रॉक्सी इन सब चीजों में बेटर हो बट शायद तुम्हें मुझसे इस बारे में पूछना चाहिए था। और ये सुनकर रूडी थोड़ा खुश हो गया और उसने शिल्पी का चिक टच करते हुए उसे पूछा कि क्या ऐसा है कि तुम अभी जेलस हो रही हो। और ये कहने के बाद रूडी ने शिल्पी को होल्ड किया हुआ है और उसने कहा कि तुम इन सब चीजों से जेलस मत हो बल्कि हम ये साथ में करेंगे। और ये सुनकर शिल्पी थोड़ी सरप्राइज्ड है और वो जानना चाह रही है कि क्या सच में हम तीनों साथ में करने वाले हैं, जिसका रूडी ने काफी सॉफ्टली शिल्पी के ईयर्स में जवाब दिया कि हाँ, हम दोनों साथ में ये चीज रॉक्सी से सीख सकते हैं। और रूडी की ये सारी बातें शिल्पी के लिए और ज्यादा सरप्राइजिंग है और वो जानना चाह रही है कि क्या सच में रॉक्सी हमें सिखाने वाली है। एंड रूडी की ये सारी बातें सुनकर जब शिल्पी ने रॉक्सी की तरफ देखा, रॉक्सी ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और उसका कहना है कि मैंने अब तक ऐसा नहीं कहा है कि मैं तुम्हें ये सब चीजें सिखाने वाली हूँ। एंड ये सुनकर रूडी ने रॉक्सी से कहा कि ऐसी बातें मत करो क्योंकि शिल्पी भी ये सीखना चाहती है ना। जिसका शिल्पी ने जवाब दिया कि शायद मुझे नहीं पता क्योंकि ये चीज मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन हाँ शायद रूडी मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। और अभी रूडी शिल्पी के काफी करीब है और उसे शिल्पी का हेयर फ्रेग्रेंस सच में काफी अच्छा लग रहा है। और वहीं रॉक्सी का फेस एक्सप्रेशन और उसकी आंखें देखकर रूडी को ये भी समझ आ रहा है कि वो इस चीज से थोड़ी जेलस तो फील कर रही है, इसलिए रूडी के लिए ये सिचुएशन सच में परफेक्ट है। इसलिए उसने तुरंत रॉक्सी से पूछा कि आखिर तुम मुझे सिखाना क्यों नहीं चाहती हो, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करती। और ये सुनकर जाहिर है कि तुरंत रॉक्सी ने रूडी से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। और ये सुनकर रूडी ने फिर से रॉक्सी से कंफर्म किया कि अगर ऐसा है तुम मुझे क्यों नहीं सिखा रही हो। जिसका रॉक्सी ने जवाब दिया कि अगर मैंने तुम्हें हर एक चीज सिखाया तो मेरे पास एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जिसमें मैं तुमसे बेटर रहूं। एंड रॉक्सी ने रूडी को एक्सप्लेन किया मैं वैसी इंसान हूँ जो कि इस चीज से अपसेट
हो जाती हूँ कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे निकल जाएगा और मुझे पता है तुम और शिल्पी दोनों उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम दोनों जल्द से जल्द मुझसे आगे निकल जाओगे। एंड रॉक्सी की ये सारी बातें सुनकर अब शिल्पी को समझ आ चुका है कि उसने जो चीज सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसने इस सारे सिचुएशन को थोड़ा गलत समझ लिया। इसलिए उसने रूडी से माफी मांगते हुए उसे कंफर्म किया कि आखिर तुम दोनों अभी किस बारे में बात कर रहे हो। एंड उसके पूछने पर रूडी ने बताया कि मैं रॉक्सी से किंग टीयर वाटर स्पेल सिखाने के लिए कह रहा था। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रूडी शिल्पी और रॉक्सी को रोमांटिक बाइक राइड के बारे में बता रहा है और अभी ये तीनों साथ में अपने फैमिली हॉर्स मासुजाका को राइड कर रहे हैं। और सिंस इस हॉर्स पर सबसे आगे रॉक्सी बैठी हुई है, इसलिए उसका कहना है कि मेरे एज के लिए सबसे आगे ऐसे बैठना काफी एम्बैरेसिंग है। और जब भी कोई अपोजिट डायरेक्शन से रॉक्सी को देख रहा है, रॉक्सी सच में काफी एम्बैरेस्ड और ब्लश फील कर रही है, इतना कि वो अपने हेड से अपना फेस कवर करने की भी कोशिश कर रही है। और हाँ, अभी रॉक्सी और शिल्पी इस हॉर्स राइड के बारे में बातें कर रहे हैं। जब तक ये दोनों बातें कर रही हैं, वहीं रूडी आसपास का सीनरी देख रहा है और हॉर्स राइड करते करते ये तीनों शहर से बाहर आ चुके हैं और ये एरिया पूरी तरह से अनडेवलप्ड है। और ये तीनों यहाँ पर शहर से इतना दूर इसलिए आए हैं ताकि यहाँ प्राइवेसी मिल सके और शांति से रूडी और शिल्पी रॉक्सी से वाटर स्पेल सीख सके। हालांकि रॉक्सी अभी भी ये स्पेल सिखाने में थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, बट रूडी के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से रॉक्सी आखिरकार हार मानकर ये मैजिक स्पेल उसे सिखाने के लिए मान गई। और हाँ, जब बातें करते हुए रॉक्सी ने इन दोनों को बताया कि मैं तुम्हें किंग टीयर वाटर स्पेल सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है लाइटनिंग स्टॉर्म, ये सुनकर रूडी सोच रहा है कि क्या ये स्पेल इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। और ये चीज रूडी के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि अभी तक उसने एक भी मैजिशियन ऐसा नहीं देखा है जो कि लाइटनिंग से रिलेटेड कोई स्पेल कर सके। एंड फाइनली थोड़ी देर हॉर्स राइडिंग करने के बाद ये तीनों अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और सिंस अब ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है, इसलिए रूडी और रॉक्सी पॉल के पुराने हॉर्स के बारे में बातें कर रहे हैं जो कि रूडी के मैजिक सीखते टाइम मरते मरते बचा था। इसलिए रूडी बिल्कुल नहीं चाहता कि वैसा कोई एक्सीडेंट उसके हॉर्स मासुजाका के साथ हो। एंड उसके पूछने पर रॉक्सी ने कहा कि वैसा तो कुछ होने वाला नहीं है, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मासुजाका को ठंडी लगे, इसलिए तुम उसके चारों तरफ अर्थ शेल्टर क्रिएट कर दो। एंड फाइनली सारा प्रिकॉशंस लेने के बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। एंड रॉक्सी ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए इन दोनों को बताया कि तुम ये मैजिक काफी अच्छे से देखना क्योंकि ये अटैक मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कर सकती हूँ। और फाइनली रॉक्सी ने इस अटैक के लिए माना इकट्ठा करना स्टार्ट किया। एंड रूडी को जितना लगा था इस अटैक को करने में रॉक्सी को उससे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि शायद रॉक्सी के पास रूडी की तरह आई ऑफ मैजिकल पावर या फिर कुछ वैसा स्पेशल चीज नहीं है। एंड फाइनली माना इकट्ठा करने के बाद रॉक्सी ने स्पेल पढ़ा और देखते ही देखते यहाँ पर काले घने बादल आ चुके हैं। काफी जोरों से बारिश भी हो रही है, इतना जोर से कि एक ही पल में रूडी के पूरे कपड़े भीग गए। और जितना रूडी ने सोचा था ये स्पेल उससे काफी बड़ा है और अभी भी रॉक्सी लगातार स्पेल ही पढ़ रही है। और जितना देर तक वो स्पेल पढ़ रही है, अंत में आते आते सारे काले बादल एक जगह इकट्ठा हो गए और आसमान से एक काफी जोरदार बिजली गिरी। और आज से पहले ना ही रूडी और ना ही शिल्पी ने ऐसा कोई भी अटैक देखा था। और ये लाइटनिंग का साउंड इतना ज्यादा तेज था, शिल्पी ने अपने कान बंद कर लिए हैं और वही रूडी के पास कुछ भी कहने के लिए वर्ड ही नहीं है। एंड इसके अगले ही पल में दिखाया जाता है आसमान साफ हो चुका है, सारे बादल गायब हो चुके हैं, लेकिन बादलों के साथ साथ जिस ट्री को रॉक्सी ने टारगेट किया था वो भी अब यहाँ से गायब हो चुका है और अब उसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ मानो राख बचा हुआ है। और अभी रूडी इन सब चीजों को नोटिस कर ही रहा था कि वहीं जैसे ये स्पेल कंप्लीट हुआ और रॉक्सी ने अपना स्टिक रखा और अभी वो गिरने वाली थी, तभी रूडी ने उसे संभाल लिया। और ऐसा लग रहा है इस स्पेल को यूज करने की वजह से रॉक्सी का पूरा एनर्जी खत्म हो चुका है। और सिंस रॉक्सी ने पहले ही बताया था कि वो इस स्पेल को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज कर सकती है, क्या तुमने इस स्पेल को अच्छे से देखा? और जब रूडी ने हाँ कहा, रॉक्सी चाहती है कि अब रूडी इस स्पेल को ट्राई करे। जिसके बाद रॉक्सी को शिल्पी के पास छोड़कर रूडी ने अपना मैजिकल स्टिक निकाला एंड फाइनली उसने माना इकट्ठा करने के लिए स्पेल पढ़ना स्टार्ट किया। और लगातार स्पेल पढ़ते हुए रूडी को रियलाइज हो रहा है कि ये मैजिक उससे सच में काफी इंटेंस और रॉ पावर मांग रही है। एंड फाइनली जैसा कि रूडी और रॉक्सी ने एक्सपेक्ट किया था, रूडी भी इस अटैक को करने में सक्सेसफुल रहा। एंड फाइनली अब रूडी किंग टीयर वाटर मेज बन चुका है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर वापस लौटते हुए शिल्पी काफी मायूस है क्योंकि रूडी के बाद उसने भी इस स्पेल को कास्ट करने की प्रैक्टिस की, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे सक्सेसफुली नहीं कर पाई। बट हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में शिल्पी भी इस स्पेल को सीखने में सक्सेसफुल रही। बट हाँ, शिल्पी सेकंड अटेम्प्ट में भी लाइटनिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाई। और सिंस ये स्पेल ज्यादा माना कंज्यूम करता है, इसलिए जाहिर है कि शिल्पी कई बार इसे ट्राई भी नहीं कर सकती है। और वहीं शिल्पी को इतना मायूस देखकर रॉक्सी ने उसे समझाया कि तुम इतना मायूस मत हो क्योंकि मैंने भी 5 बार इस स्पेल को सीखने में गलतियां की थी। लेकिन वही रूडी इस चीज से काफी रिलैक्स्ड है कि शिल्पी ने सक्सेसफुली इस स्पेल को नहीं किया, क्योंकि उसके हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता रॉक्सी पक्का काफी मायूस हो जाती और उसे लगता कि शिल्पी और रूडी दोनों से काफी टैलेंटेड हैं। और अभी शिल्पी और रॉक्सी इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि रूडी कितना अमेजिंग है और उसने एक सिंगल अटेम्प्ट में ही इस स्पेल को सीख लिया है। और साथ ही ये तीनों आज के सनसेट और मौसम के बारे में बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए रॉक्सी ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी चीजें अभी हो रही हैं वो एक सपना है? और ये सुनकर जाहिर है शिल्पी थोड़ी कंफ्यूज्ड है, इसलिए रॉक्सी ने उससे ये भी कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी कहीं ट्रैप हूँ और अभी जो कुछ भी हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक डिल्यूजन है जो कि मैं मरने से पहले देख रही हूँ। और अभी जहाँ रूडी घर पहुँचते हुए आसपास के खतरों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में रॉक्सी और शिल्पी हैं ये दोनों मैजिक बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगी, इसलिए इन दोनों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी रूडी के
हाथ में ही है। और वहीं रॉक्सी और शिल्पी अपनी यंग एज के बारे में बातें कर रही हैं और साथ ही शिल्पी ने टेलीपोर्ट होने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हर एक चीज रॉक्सी को बताया। एंड रॉक्सी और शिल्पी के साथ साथ रूडी भी इन दोनों की बातें सुनकर ये सोच रहा है कि अगर मेरे लाइफ में रॉक्सी और शिल्पी नहीं रहती तो आखिर मेरा क्या होता। एंड इन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद और हर एक चीज सोचने के बाद रूडी को रियलाइज हो रहा है कि अगर वो अपने पुराने लाइफ में रहता तो उसे रॉक्सी या फिर शिल्पी को ही चूज करना होता। और इस वर्ल्ड में शिल्पी की वजह से आज वो रॉक्सी और शिल्पी के साथ है, इसलिए रूडी के हिसाब से यहाँ पर कोई लकी है तो वो है। और आज पूरे टाइम रूडी इस स्पेल के बारे में सोचता रहा। एंड इसके बाद घर पहुंचते ही रूडी, रॉक्सी और शिल्पी ने डिसाइड किया कि ये तीनों अलग अलग सोएंगे, क्योंकि जाहिर है आज ज्यादा माना यूज करने की वजह से रॉक्सी और शिल्पी काफी थक चुकी हैं और अगर रूडी इनके साथ सोया तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जब ये चीज आयशा को पता चली वो रूडी के साथ आज रात सोना चाहती है। जाहिर है कि इस चीज के लिए रूडी उसे मना नहीं कर पाया। एंड फाइनली आज रूडी को आयशा और नॉन के साथ सोना पड़ा। लेकिन वहीं रूडी अभी सच में काफी खुश है और काफी रिलैक्स्ड भी है, बट पता नहीं क्यों और कैसे अभी इस सिचुएशन में रूडी को शिल्पी और रॉक्सी के साथ थ्रीसम का आइडिया आया। एंड ये थॉट मन में आते ही रूडी को लग रहा है कि ये पक्का किसी डेविल का वर्ड्स है और वो खुद को बार बार ऐसे थॉट सोचने से मना कर रहा है। बट रूडी चाहे खुद को कितना भी रोक ले अभी भी उसके मन में यही सब चीजें चल रही हैं और वो सोच रहा है अगर मैंने इस बारे में रॉक्सी और शिल्पी से पूछा तो कहीं हमारी रिलेशनशिप खत्म न हो जाए। हालांकि रूडी अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें काफी खुश है, जहाँ उसे हर एक अल्टरनेट नाइट दो ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ स्पेंड करने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात रूडी को इन दोनों से प्यार है और उसकी एक प्यारी बेटी भी है। बट जो भी हो रूडी अभी भी इन दोनों के साथ सेम टाइम पर सोना चाहता है, क्योंकि इन दोनों का उसको लेकर अप्रोच काफी डिफरेंट और टोटली अपोजिट है। और जहाँ कह सकते हैं कि शिल्पी काफी सबमिसिव है और जो भी रूडी उसे ट्राई करने के लिए कहता है शिल्पी काफी इजिली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं रॉक्सी ऐसा लगता है मानो कोई इंजीनियर है और वो अपना टेक्निक हमेशा इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करती है और हर टाइम न्यू टेक्निक भी यूज करना चाहती है। और यहाँ तक कि रूडी जब भी कुछ नया सजेस्ट करता है रॉक्सी हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करती ही है। बट इन दोनों के अप्रोच में कितना भी डिफरेंसेस हो बट रूडी को इन दोनों से प्यार है और किसी को भी वो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहता और वो इन दोनों को इक्वली प्यार करना चाहता है। इसलिए रूडी ने खुद से फिर से पूछा कि क्या ये गलत है कि मैं इन दोनों के साथ एक साथ सोना चाहता हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर ये क्वेश्चन किसी भी लड़के से पूछा जाए तो वो कभी भी इसे गलत नहीं कहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रूडी डायरेक्टली ये क्वेश्चन अपनी वाइफ से पूछने वाला है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह रूडी क्लिप की लैबोरेटरी गया है जहाँ क्लिप मैजिकल इम्प्लांट्स पे काम कर रहा है। एंड उसका मेन फोकस ऐसे मैजिक को क्रिएट करना है जो कि कर्सेस को काउंटर कर सके। और जब फाइनली रूडी ने क्लिप के लैबोरेटरी में एंटर किया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलेना है और वो विंडो के पास काफी शांति से बैठी हुई है। एंड रूडी के पूछने पर एलेना ने बताया कि आजकल वेडिंग प्रिपरेशन की वजह से क्लिप अपने एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। एंड बार बार मैंने उसे वेडिंग प्रिपरेशन में हेल्प करने का ऑफर दिया बट उसने हर एक बार उसे इनकार कर दिया और वो इस वेडिंग प्रिपरेशन के लिए फुल्ली डिटरमिन्ड है। और हाँ, जैसा कि तुम्हें याद ही होगा एलेना के यहाँ से जाने से पहले क्लिप ने उससे प्रॉमिस किया था कि उसके लौटते ये दोनों शादी करेंगे। बट इन्हें लगा था कि रूडी और एलेना 2 साल बाद लौटेंगे, बट ये सब अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद 6 महीने में ही लौट आए। तो जाहिर है कि क्लिप ने पहले से वेडिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी। बट हाँ, क्लिप एक ऐसा इंसान है जो अपने प्रॉमिस को हमेशा सीरियसली लेता है। बट हाँ, 2 महीनों में क्लिफ ने अपने वेडिंग के लिए हर एक प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक कि उसने अपने और एलेना के लिए अपार्टमेंट भी ढूंढ लिया है, जिसमें हाँ रूडी ने उसकी थोड़ी हेल्प की थी। इसके बाद फाइनली वेडिंग के लिए रूडी ने एलेना को कांग्रेचुलेशन भी कहा। रूडी के पूछने पर एलेना ने उससे कहा कि जब तक क्लिप नहीं आता तुम्हारे यहाँ पर वेट करने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अभी तक ये पूरे कन्वर्सेशन में एलेना ने एक बार के लिए भी रूडी की तरफ नहीं देखा और ऐसा लग रहा है मानो वो किसी चीज के बारे में सोच रही है। उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर रूडी को लग रहा है मानो एलेना उससे कहना चाह रही है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो क्या मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर मुझे हुआ क्या है। जिसके बाद फाइनली रूडी ने एलेना से पूछा कि क्या तुम शादी को लेकर फिर से सोच रही हो, जिसका तुरंत एलेना ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लिप सच में एक अच्छा इंसान है और एक बार के लिए मुझे लगा था कि मैं शायद क्लिप को डिजर्व भी नहीं करती हूँ। एंड एलेना की ये सारी बातें सुनकर रूडी को भी रियलाइज हो चुका है कि एलेना अभी फिजिकल इंटीमेसी की वजह से परेशान है। एंड रूडी के पूछने पर एलेना ने उसे बताया क्लिप आजकल काफी बिजी रहता है, इसलिए वीक में सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ 2 बार ही सोता है। एंड ये सुनकर रूडी का कहना है मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा बुरा है पर तुम इसमें कर क्या सकती हो, क्योंकि क्लिप हर एक चीज तुम्हारे लिए ही कर रहा है। एंड इस चीज से एलेना ने भी एग्री किया। बट उसका ये भी कहना है कि रूडी कभी कभार तुम्हें देखकर मुझे काफी जलन होती है, क्योंकि जहाँ मुझे कभी कभार कई दिनों के लिए क्लिप के साथ बिना फिजिकल हुए रहना पड़ता है, वहीं तुम्हें देखो तुम शिल्पी और रॉक्सी तीनों साथ में कितना एंजॉय करते हो। और ये सुनकर रूडी ने एलेना को बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कभी भी थ्रीसम नहीं करते हैं। एंड ये सुनकर एलेना थोड़ी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है या तुम अजीब बातें कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम सब ये करते होगे और ये अच्छा भी है, तो क्यों नहीं तुम इसे ट्राई करते हो। और सिंस तुम्हें पता है कि रूडी के मन में ये चीज पहले से ही थी, इसलिए उसके अंदर का डेविल अब फिर से जग रहा है। इसलिए रूडी खुद को समझा रहा है कि एलेना की ये सारी बातें मत सुनो और शांत रहो। और अभी रूडी खुद को कंट्रोल कर ही रहा था कि तभी एलेना ने उससे कहा मुझे लगता है कि शिल्पी और रॉक्सी को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वहीं रूडी का कहना है कि तुम्हारे लिए ये चीज कहना काफी इजी है, बट क्या होगा अगर इस चीज की वजह से मेरा मैरिज खराब हो जाए। और साथ ही रूडी के हिसाब से सिंस शिल्पी उसकी हर एक बात मानती है, इसलिए उसे कभी कभार ऐसा भी लगता है कि शिल्पी उसके लिए अपने हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस भी करती है।
इसलिए रूडी को उम्मीद है कि अगर उसने थ्रीसम के लिए शिल्पी से पूछा तो पक्का इसके लिए मान जाएगी। लेकिन वहीं रॉक्सी शिल्पी से टोटली अपोजिट है। हालांकि वो बाहर से काफी टफ दिखती है बट वो काफी इनोसेंट भी है। इसलिए रूडी का कहना है कि अगर मैंने थ्रीसम के लिए रॉक्सी से पूछा तो पक्का वो अपना बैग पैक करके अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी। एंड रूडी की ये सारी बातें सुनने के बाद एलेना का कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए रॉक्सी और शिल्पी से इस बारे में बात कर सकती हूँ। एंड ये सुनकर जाहिर है कि रूडी सच में काफी एक्साइटेड और खुश है और उसका कहना है कि हाँ शायद एक अच्छा आइडिया है। और रूडी को ये चीज इसलिए सही लग रहा है क्योंकि आजकल रॉक्सी एलेना से काफी बेडरूम टेक्निक सीख रही है। इसलिए अगर एलेना रॉक्सी से ये चीज कहेगी तो शायद रॉक्सी काफी इजीली इस चीज को एक्सेप्ट भी कर ले। और वहीं रॉक्सी के साथ साथ शिल्पी भी एलेना के इनसाइड टेक्निक्स और एडवाइस पर काफी ट्रस्ट रखती है। एंड एलेना का ये सजेशन सुनने के बाद रूडी फिर से अपनी फैंटेसीज में खो गया और उसके लिए अभी एलेना एक गॉडेस की तरह लग रही है। और अभी रूडी ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी एलेना ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा कुछ हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एंड ये सुनते ही रूडी के मन में आया एलेना आखिर कैसी इंसान है। पहले उसने खुद ही मेरे मन में ये आइडिया डाला और अब वो खुद ही मेरा हेल्प नहीं करना चाहती है। बट जाहिर है रूडी के लिए अब अपने इमोशंस और डिजायर को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए रूडी अब एलेना से जानना चाह रहा है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और ये सुनते ही एलेना के फेस पर एक इविल स्माइल है और उसका कहना है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास किंगडम ऑफ आसुरा से एक ड्रिंक है। और ये सुनकर रूडी को याद आया कि एलेना अभी उस पोर्शन के बारे में बात कर रही है जो कि ल्यूक ने उसे दिया था और अगर कोई भी इस पोर्शन को ड्रिंक करेगा तो उसका स्टेमिना सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड रूडी ने कभी भी इस ड्रिंक को ट्राई करने का नहीं सोचा है क्योंकि उसका स्टेमिना उसकी दोनों वाइफ से काफी ज्यादा है। तो अगर कभी भी उसने इस पोर्शन को ड्रिंक किया तो इससे उसकी वाइफ को काफी प्रॉब्लम होगी। और ना ही रूडी ने कभी भी इस पोर्शन को रॉक्सी या फिर शिल्पी को लाने के बारे में सोचा है क्योंकि उसके हिसाब से पूरी तरह से गलत है। इसलिए रूडी अब एलेना से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम इस पोर्शन को ऐसे यूज करने वाली हो। जिसका एलेना ने जवाब दिया कि मैं इस पोर्शन के हेल्प से अपने वेडिंग नाइट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। बट रूडी को लग रहा है कि इस चीज की वजह से कहीं क्लिफ पर बुरा असर न पड़े। बट वहीं एलेना का कहना है कि अगर क्लिफ इस चीज को हैंडल नहीं कर पाता तो शायद हम दोनों कभी साथ में रहते भी नहीं। एंड रूडी के अकॉर्डिंग शायद एलेना को कभी कभार अपने इमोशंस और बाकी सब चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। बट एलेना का कहना है कि अगर मैं ऐसा करूंगी मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगी। और फाइनली एलेना से ये सारी बातें करने के बाद रूडी उसे ये पोर्शन देने के लिए मान गया। और वहीं एलेना भी ये सुनकर सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड इसके बाद हमें फाइनली मिलिस चर्च का सीन दिखाया जाता है और आज क्लिफ और एलेना की शादी है। और जाहिर है कि यहाँ पर रूडी के साथ साथ रॉक्सी और शिल्पी भी आई हैं। एंड इन तीनों के साथ साथ क्लिफ और एलेना के बाकी सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हैं। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रॉक्सी के लिए हो रही है क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मिलिस चर्च लॉयल्टी को मानते हैं और उनके हिसाब से सेकंड वाइफ होना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए रॉक्सी के लिए चीजें यहाँ पर काफी ऑकवर्ड हो रही हैं। एंड इसके बाद फाइनली इनके प्रॉमिस की बारी आई और प्रिश ने सबसे पहले क्लिफ से कहा कि क्या तुम ये वादा करते हो कि तुम अपनी पूरी लाइफ मरने तक सिर्फ और सिर्फ एलेना लिस ड्रैगन रोड से ही प्यार करोगे। एंड जाहिर है कि इस चीज को क्लिफ ने एक्सेप्ट कर लिया। बट वहीं ये सुनकर रूडी क्लिफ के लिए तो खुश है और उसके मन में ये भी चल रहा है कि मैं कभी भी ऐसा प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा। और जब ये सेम प्रॉमिस करने की बारी एलेना की आई रूडी सोच रहा है क्लिफ के लिए तो चलो ठीक है बट एलेना के इस प्रॉमिस के बारे में मैं क्या सोचूं। क्योंकि रूडी को पता है कि भले ही एलेना अपने इस वादे को निभाने की भी पूरी कोशिश करेगी बट उसके ऊपर एक कर्ज भी है और साथ ही उसकी लाइफ स्पैन क्लिफ से काफी ज्यादा है। एंड इसके बाद फाइनली क्रिस्ट के कहने पर एलेना ने क्लिफ के लिप्स की जगह उसके फोरहेड पर प्रॉमिस किस किया। एंड फाइनली सारे सेरेमनी के बाद नॉर्न और आयशा सच में इस सेरेमनी के लिए काफी एक्साइटेड थी और यहाँ से जाते हुए भी ये दोनों इसी बारे में बातें कर रही हैं और दोनों सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी इन दोनों को देखकर रूडी नोटिस कर पा रहा है कि काफी टाइम से इन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई नहीं की है। और वहीं नॉर्न और आयशा को इस सेरेमनी के बारे में बातें करते हुए सुनकर रूडी अब उनके शादी के बारे में भी सोच रहा है। और उसने शिल्पी से कहा कि मुझे लगता है लड़कियां अपने मैरिज सेरेमनी के बारे में काफी सोचती हैं। एंड रूडी की तरफ स्माइल करते हुए शिल्पी ने हाँ कहा और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मुझे भी अपनी वेडिंग सच में काफी अच्छी लगी। और अभी रूडी और शिल्पी ये सारी बातें कर ही रहे थे तभी रॉक्सी ने रूडी का शर्ट पुल किया और आज मेकअप की वजह से रॉक्सी पहले से काफी खूबसूरत लग रही है। और वहीं रॉक्सी की तरफ देखते हुए रूडी उससे जानना चाह रहा है कि क्या तुम भी एक वेडिंग सेरेमनी चाहती हो। एंड रूडी के पूछने पर रॉक्सी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम उस चीज को समझो। रॉक्सी को इतना करीब देखकर रूडी ने काफी जेंटली उसे टच किया एंड फाइनली उसके फोरहेड पर किस किया। एंड इस चीज से रॉक्सी थोड़ी सरप्राइज्ड है बट वहीं रूडी का कहना है कि अभी के लिए मुझे तुम्हारा फोरहेड सबसे ज्यादा एडोरेबल लग रहा है। एंड रूडी के फोरहेड पर किस करते ही हालांकि रॉक्सी थोड़ी कंफ्यूज थी बट इस कॉम्प्लीमेंट को सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक काफी डिसेंट स्माइल है। एंड इन सब चीजों की वजह से रूडी आज रात रॉक्सी के साथ सोना चाहता है। और अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था तभी शिल्पी ने उसे भी किस करने के लिए कहा। और अभी शिल्पी सच में रूडी को काफी क्यूट लग रही है इसलिए वो अब शिल्पी के साथ भी सोना चाह रहा है। एंड फाइनली उसके मन में चल रहा है कि क्यों ना आज रात में दोनों के साथ सोऊं। एंड इस थॉट के बाद रूडी यही सोच रहा है क्या एलेना ने अपना काम कर दिया है और उसने रॉक्सी और शिल्पी से थ्रीसम के बारे में बात किया है क्योंकि रूडी ने ऑलरेडी एलेना को जो पोर्शन चाहिए था वो उसे डिलीवर कर दिया है। इसलिए रूडी को लग रहा है कि शायद आज मैं चांस ले सकता हूँ। और अभी रूडी इस चीज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी नॉन ने उसे कहा कि रूडी क्या तुम पब्लिक में ये सब चीजें करना बंद करोगे। एंड नॉन की ये बात सुनकर रूडी भी उसकी फीलिंग को समझ रहा है एंड माफी मांगने के लिए और रूडी ने काफी सॉफ्टली नॉन को हक किया और उसके फोरहेड पर किस भी किया। एंड जाहिर है कि इस चीज की वजह से नॉन काफी ब्लश कर रही है और वो ऐसे
से बिहेव कर रही है मानो उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट उसका फेस एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा है। और वहीं जब रूडी ने आयशा को हक करने के लिए बुलाया, इस चीज से आयशा के फेस पर काफी जॉयफुल स्माइल है और वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। और अभी घर की तरफ वॉक करते हुए रूडी के मन में पॉल के लेटर में लिखा हुआ वो बात भी याद आया जब पॉल ने उसे कहा था कि जब तुम फैमिली से रीयूनाइट हो जाना में एक बड़ी पार्टी रखना। एंड सिंस इस चीज को 6 महीने हो चुके हैं और रूडी ने अभी पार्टी नहीं रखा है, और ना ही रूडी ने आयशा और नॉन के 6th और 10th बर्थडे पर भी पार्टी रखा था, इसलिए उसे इस चीज की वजह से काफी गिल्टी फील हो रहा है और वो जल्द से जल्द एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन क्लिफ और एलेना के मैरिज के 2 वीक बाद का दिखाया जाता है और आज रूडी शिल्पी और रॉक्सी के साथ बाहर टाउन में शॉपिंग करने आया है। और हाँ, सिंस ये हार्वेस्ट का सीजन है इसलिए यहाँ पर काफी बड़ा पार्टी भी होने वाला है जहाँ सभी लोग कैंप फायर के अराउंड ड्रिंक करते हैं और काफी चीजें खाते भी हैं। और सिंस लास्ट ईयर इस टाइम रूडी यहाँ पर नहीं था इसलिए इस साल वो यहाँ पर मिलने वाला ड्रिंक भी पीना चाह रहा है। और वहीं आसपास का डेकोरेशन और सेलिब्रेशन देखकर रॉक्सी और शिल्पी भी इस बारे में बातें कर रही हैं। और अभी सिंस रूडी की एक साइड शिल्पी है और एक साइड रॉक्सी, इसलिए रूडी ने इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर वॉक करने का ऑफर दिया। एंड इस ऑफर के पीछे रूडी का काफी गहरा थॉट भी है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा कुछ उसने किया तो इससे लगेगा कि वो सच में काफी पॉपुलर है, जो कि उसे अपने प्रीवियस लाइफ में काफी पॉपुलर लड़के करते हुए दिखे भी हैं। और अभी रूडी अपने पिछले लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी शिल्पी और रॉक्सी ने उसका ये ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। बट हाँ, रूडी ने जितना सोचा था उससे उसे काफी कम अटेंशन मिल रहा है, बट जो भी हो इस एक्सपीरियंस से रूडी सच में काफी सेटिस्फाइड है। और सिंस अभी रॉक्सी और शिल्पी रूडी की काफी करीब है इसलिए उनके मेलन्स रूडी के आर्म से प्रेस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर है रूडी सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसे इस चीज से काफी अच्छा भी लग रहा है। एंड फाइनली थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पता चला कि रूडी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने दोनों बहनों के लिए गिफ्ट लेने नहीं आया है, बल्कि कुछ दिन पहले एलेना ने उसे बताया था कि मैंने फाइनली थ्रीसम के बारे में रॉक्सी और शिल्पी से बात कर लिया है, इसलिए तुम उन दोनों को डेट पर ले जाओ और चीजें स्मूथ करो। इसलिए रूडी आज शिल्पी और रॉक्सी के साथ डेट पर आया है ताकि वो इन दोनों को थ्रीसम के मूड में ला सके। एंड ये सोचकर रूडी सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आज रात वो अपने दोनों वाइफ के साथ सोने वाला है और वो ये भी सोच रहा है कि क्या मैं इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड कर पाऊंगा। और सिंस रूडी अभी अपनी फैंटेसीज में खोया हुआ है इसलिए उसे शिल्पी की वॉइस भी सुनाई नहीं दे रही है। एंड फाइनली शिल्पी के बार बार बुलाने पर रूडी होश में आया और अभी खुद को समझा रहा है कि मुझे नॉन और ऐसा के लिए प्रेजेंट ढूंढना होगा और अभी मुझे उस पर ही फोकस करना चाहिए ताकि इस प्रेजेंट को देखकर वो दोनों भी खुश हो जाएं। और अभी ये तीनों जिस एरिया में हैं, यहाँ पर रूडी का आने का मेन मकसद नॉन और ऐसा के लिए गिफ्ट ढूंढना नहीं बल्कि रॉक्सी के लिए गिफ्ट ढूंढना है। और सिंस रूडी ने अभी तक रॉक्सी के साथ शादी को सेलिब्रेट नहीं किया है इसलिए उसका प्लान है कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ वो रॉक्सी के साथ अपने मैरिज को भी सेलिब्रेट करने वाला है और ये चीज रॉक्सी के लिए भी एक सरप्राइज है। एंड इसके बाद तीनों उस जगह पर आए जहाँ से मेनली शिल्पी शॉपिंग करती है और ये प्लेस सच में काफी एक्सपेंसिव है और रॉक्सी को भी ऐसा ही लगता है। यहाँ तक कि रॉक्सी इन शॉप में एंटर करने से पहले भी थोड़ा हिचकिचा रही है। और वहीं रूडी की बातें सुनने के बाद शिल्पी ने उसे कंफर्म किया, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये जगह काफी कॉस्टली है? और ये सुनकर रूडी थोड़ा घबरा गया और उसने घबराते हुए कहा कि नहीं, मुझसे गलती होगी, मेरे कहने का मतलब था यहाँ के कपड़े काफी स्टाइलिश हैं। बट वहीं जब फिर से शिल्पी ने कहा क्या हमें कहीं और चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्टोर में जानती हूँ वो सब यहाँ से और ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये सुनकर रूडी का कहना है कि शायद नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से कुछ खरीद सकती हो। और रूडी भी पैसे स्पेंड करने के लिए तैयार है क्योंकि एट द एंड शिल्पी ये सारे ड्रेसेस एक तरह से कह सकते हैं उसके सामने पहनने के लिए खरीद रही है। तो हाँ, रूडी इस चीज में कंप्लेन भी नहीं कर सकता। एंड फाइनली स्टोर में एंटर करने के बाद रूडी, शिल्पी और रॉक्सी तीनों यहाँ पर नॉर्न और आयशा के लिए कपड़े देख रहे हैं। एंड थोड़ी देर ढूंढने के बाद एंड डिस्कशन करने के बाद फाइनली इन्होंने नॉर्न के लिए एक ब्राइट कलर कोट लिया है और वहीं आयशा के लिए एक पेयर्ड बूट। एंड इसके बाद ये तीनों नॉर्न और आयशा के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी रूडी ने नोटिस किया कि रॉक्सी की नजरें एक मैजिकल रॉब पर टिकी हुई है जिसमें एक हैट भी है, बट ये मैजिकल रॉब रॉक्सी के लिए सच में काफी बड़ा है, बट स्टिल रॉक्सी की नजरें इन पर ही है। एंड इसके बाद जब रॉक्सी अपने हैट की तरफ देख रही थी, रूडी ने नोटिस किया ये वो सेम हैट है जो कि रॉक्सी ने शुरुआत से ही पहना हुआ है और इस हैट को उसने रूडी को ट्रेन करते टाइम ही पहना था। एंड रॉक्सी के इस हैट को देखकर ये साफ है कि रॉक्सी ने इसे पहनकर काफी बैटल भी किया है। एंड रॉक्सी को देखकर लग रहा है मानो वो एक नया हैट खरीदना चाहती है, बट जब उसने हैट के प्राइस टैग पे देखा उसने वापस इस हैट को वहीं पर रख दिया जहाँ से उसने उठाया था क्योंकि ये हैट सच में काफी कॉस्टली है। और अभी रूडी इन सब चीजों को नोटिस कर ही रहा था कि तभी शिल्पी ने उसे कहा कि रूडी कि चलो हम करते हैं। एंड ये सुनकर रूडी को भी समझ आ गया है कि जो चीज उसके मन में चल रहा है वही शिल्पी के मन में भी चल रहा है। एंड इन दोनों ने फाइनली रॉक्सी के लिए गिफ्ट डिसाइड कर लिया है। ये ईयर का वो टाइम है जब सारे एक्सप्लोरर अपने एडवेंचर से वापस लौटते हैं एंड जिन भी पार्टीज के पास कम पैसे रहते हैं वो अपनी चीजें इस टाइम सेल भी करते हैं। और यहाँ पर एडवेंचरर्स के लिए डिफरेंट चीजें भी अवेलेबल हैं जो कि रूडी शिल्पी को दिखा रहा है। और एडवेंचरर के क्लॉथ्स के बारे में बातें करते हुए इन्होंने शिल्पी के लिए एक एडवेंचरर क्लॉथ भी खरीदा जो कि ये क्लॉथ एक मेज के लिए है। और इन कपड़ों में शिल्पी को देखकर रूडी सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसका कहना है कि अगर शिल्पी चाहे तो कभी एडवेंचर पे भी जा सकती है। बट जो भी हो, इस गिफ्ट को रिसीव करके शिल्पी बहुत ज्यादा खुश है। एंड फाइनली मार्केट में घूमने के बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में आए हैं और अभी हर एक चीज रूडी के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और यहाँ पर आते ही शिल्पी ने इन्हें बताया, ग्रैंडमा ने मुझसे कहा था कभी मेरी रूडी से लड़ाई हो मैं उसे लेकर यहाँ पर जरूर आऊँ। और ये सेम चीज एलेना ने शिल्पी से भी कहा था। और अभी रूडी ये सोच ही रहा था कि एलेना का आखिर क्या प्लान है। और जो भी एलेना का
प्लान हो, अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई सुनेंगे। कि तभी रॉक्सी ने कहा कि एलेना ने मुझसे कुछ कहा था कि कभी ना कभी रूडी हम दोनों को यहाँ पर साथ में लेकर आएगा, और ये सेम चीज जाहिर है कि एलेना ने शिल्पी से भी कहा था, और इन दोनों को पता है कि रूडी ने आखिर इन दोनों को यहाँ पर क्यों लाया है। इसलिए शिल्पी और रॉक्सी अभी रूडी को ही घूर रही हैं, और इन दोनों का कहना है कि रूडी हमें सच में नहीं पता कि हम तुम्हारा क्या करें। और हालांकि रूडी को इन दोनों की बातें सुनकर अजीब नहीं लग रहा है, एंड ये सारी बातें करते हुए रूडी शिल्पी और रॉक्सी के फेस पर कुछ अजीब नहीं नोटिस कर रहा है, इसलिए उसने मनी मन एलेना को थैंक यू भी कहा। लेकिन वही शिल्पी का कहना है कि हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पर पूरी रात रुकेंगे, इसलिए मुझे लूसी की चिंता है। पर जाहिर है कि रूडी ने हर एक चीज प्लान किया था, और उसने लिलिया को आज लूसी का ख्याल रखने के लिए कहा है। और जहाँ शिल्पी हमेशा चाहती है कि रात में कोई ना कोई लूसी के साथ पक्का रहे, बट रूडी अपने फैंटेसी के बीच में किसी को भी आने नहीं दे सकता, इसलिए उसने लूसी से अपने इस बिहेवियर के लिए सॉरी भी कहा। और रूडी ने जितना सोचा था उसके लिए चीजें काफी इजी हुई। इन दोनों का कहना है कि प्लीज हमारे साथ जेंटल रहना और हम अपना बेस्ट करेंगे। बट हाँ, चीजें स्टार्ट करने से पहले रूडी ने पहले से डिसाइड किया था कि काफी डिलीशियस डिनर करेंगे, ताकि वो रॉक्सी और शिल्पी को शो कर सके कि वो इन दोनों के साथ सिर्फ और सिर्फ लस्ट के लिए नहीं है, बल्कि उसे इन दोनों से प्यार है। एंड फाइनली डिनर फिनिश करने के बाद शिल्पी ने रॉक्सी से कहा, हालांकि हमने इस बारे में पहले ही बात की है, बट क्या तुम सच में मेरे साथ ये करने में कंफर्टेबल हो? जिसका रॉक्सी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे लगता है मैं रेडी हूँ, तो चलो करते हैं। और अभी रॉक्सी और शिल्पी एक दूसरे को देखकर काफी शाई फील कर रही हैं, और ये रात इन तीनों के लिए सच में काफी मेमोरेबल बनने वाला है। एंड रूडी ने ऑलरेडी इस चीज के लिए यहाँ पर रूम भी रिजर्व कर लिया है। एंड इसी के साथ जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 पार्ट 1 एंड हो गया। एंड आगे क्या होगा ये तो हमें पार्ट 2 में पता चलने वाला है। सो या अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, कमेंट में तुम ये भी बताना कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। और हाँ, अगर तुम इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम सुपर थैंक या फिर मेंबरशिप के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ मेंबरशिप में तुम्हें स्पेशल बैजेस, पीरियोडिक कमेंट रिप्लाई एंड मेंबर ओनली कंटेंट भी मिलता है। सो या मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।